फैंग तियानहाओ स्तब्ध रह गया और घबराए हुए चेहरे से एल्डर यान को देख रहा था। क्या हम पेंटिंग के बारे में बात नहीं कर रहे थे? ये तलवार तकनीक से कैसे जुड़ा? जानने के नानहुआंग शहर में मार्शल आर्ट का सर्वोच्च स्तर उच्च स्तरीय टियर 3 था, जो केवल नगर के स्वामी की जागीर और 4 बड़े परिवारों के पास ही था। इस स्तर की मार्शल आर्ट की कीमत आसानी से करोड़ों चांदी के सिक्कों में हो सकती थी और किसी भी परिवार के लिए इसे एक बहुमूल्य विरासत माना जाता था। एल्डर यान ने उपहास किया और हाथ में स्क्रॉल उठाते हुए कहा, मैं जिस तलवार की तकनीक की बात कर रहा हूँ वह इस पेंटिंग के अंदर है। यह जियाओ ही था जिसने इस पेंटिंग के भीतर के रहस्य की खोज की थी, फिर भी उसने आपको जन्मदिन के उपहार के रूप में इतना कीमती खजाना देने का फैसला किया। और आपने इसे कचरे की तरह समझा। एक कुएं में मेढक दृष्टिहीन। गुंजन। फैंग तियानहाओ अंदर तक हिल गया, उसका चेहरा एक पल में पीला पड़ गया। इस स्क्रॉल में उच्च स्तरीय टियर 3 तलवार तकनीक शामिल है। यह उसका होना चाहिए था और उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया था, इसे कचरे की तरह समझकर वापस फेंक दिया। ये फैंग तियानहाओ ने जोर से अपना सिर हिलाया, फिर भी मानने को तैयार नहीं था कि ये सच है। असंभव, एक पेंटिंग तलवारबाजी की तकनीक कैसे छिपा सकती है? तुम जरूर जियाओई को ऊंचा दिखाने के लिए झूठ गढ़ रहे हो, है ना? एल्डर यान ने अपना सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, फैंग तियानहाओ, तुम अपने आप को क्या समझते हो कि मुझे, यान मिंगली को, तुम्हें धोखा देने के लिए झूठ गढ़ने की जरूरत पड़ेगी? तो क्या ये सच है? इस पेंटिंग में वाकई उच्च स्तरीय टियर 3 तलवार तकनीक है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि इस पेंटिंग की कीमत लाखों चांदी के सिक्कों में है? फैंग तियानहाओ ने अंततः वास्तविकता स्वीकार कर ली। वह पेंटिंग जिसे उसने पहले कचरा समझा था, जिसे जियाओई उसे अपमानित करने के लिए इस्तेमाल करता था, उस क्षण ऐसा लग रहा था जैसे उसमें से एक अंतहीन दिव्य प्रकाश निकल रहा हो, जो बेजोड़ मूल्य का एक दुर्लभ खजाना था। मैं हमेशा से गोल्डन कोर दायरे में प्रवेश करने में असमर्थ रहा हूं क्योंकि फैंग परिवार का खजाना एक ब्लेड वाली तकनीक है। अगर मैं इस तलवारबाजी का अभ्यास कर पाता तो मुझे गोल्डन एलिक्सिर दायरे में कदम रखने की उम्मीद होती। फैंग तियानहाओ ने मन ही मन सोचा, लेकिन आखिरकार परिवार के मुखिया के रूप में मैंने ये पेंटिंग पहले ही लौटा दी है, इसलिए मैं इसे सीधे नहीं मांग सकता। हालांकि मुझे विश्वास है कि अगर मैं थोड़ा सा इशारा करूं तो जियाओई ज़रूर इसे मुझे वापस कर देगा। इस विचार को ध्यान में रखते हुए फैंग तियानहाओ ने अपना गला साफ किया, शांत भाव से बोला और जियाओई की ओर देखकर मुस्कुराया, जियाओई, मैं वास्तव में प्रसन्न हूं कि तुमने मुझे ऐसा खजाना दिया। जियाओई ने उसे ठंडेपन से देखा, वह फैंग तियानहाओ के इरादों को कैसे नहीं समझ सकता था, और उदासीनता से कहा, तुम्हारी खुशी का मुझसे क्या लेना देना है? ओह! फैंग तियानहाओ की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। धत्तेरी की! मैंने तो स्पष्ट रूप से संकेत दे दिया है, क्या तुम समझ नहीं सकते? फैंग तियानहाओ अंदर ही अंदर क्रोधित था, लेकिन ये देखकर कि शियाओई ने दोबारा पेंटिंग देने का कोई संकेत नहीं दिया, उसके पास खुद को मजबूत करने और कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शियाओई, चून की सबड्यूइंग टाइगर स्वॉर्ड स्क्रॉल आपने मेरे लिए जन्मदिन के उपहार के रूप में तैयार किया था, इसलिए मैं आपकी दयालुता को अस्वीकार नहीं कर सकता। शियाओई ने कहा, यह पेंटिंग मूल रूप से किंगजू के लिए थी, लेकिन अब यह अनावश्यक लगती है। फैंग तियानहाओ का चेहरा काला पड़ गया और उसने आज्ञा देते हुए अपनी हथेली आगे बढ़ाई, जियाओई, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि वह पेंटिंग मुझे दे दो। अपने मन में अपना चेहरा नीचे करते हुए जियाओई निश्चित रूप से फिर से मना करने की हिम्मत नहीं करेगा। यकीन से जियाओई ने एल्डर यान के हाथों से सबड्यूइंग टाइगर स्वॉर्ड स्क्रॉल लिया और फैंग तियानहाओ की ओर मुड़ा। फैंग तियानहाओ का दिल खुशी से उछल पड़ा, गर्व से सोचा, मैं यह मानने को तैयार नहीं कि मैं एक मामूली दामाद को संभाल नहीं सकता, आखिर में क्या आप आज्ञाकारी होकर यह पेंटिंग नहीं सौंपेंगे? तथापि जियाओई ने बस उसे छूकर निकल गया, उसकी धीमी आवाज़ फैंग तियानहाओ के कानों तक पहुंची, ये तलवार तकनीक, तुम इसके लायक नहीं हो। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? फैंग तियानहाओ का चेहरा कठोर हो गया, मानो वह स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहा हो और अनजाने में 2 मक्खियां निगल गया हो, पूरी तरह से असहज। जियाओई सीधे झाओ यू के पास गया, क्या आप ऊपर दी गई तलवार की तकनीक सीखना चाहते हैं? झाओ यू पूरी तरह से हैरान दिखे, होह! जियाओई ने भौहें चढ़ाईं, तुम सीखना नहीं चाहते? मैं? झाओ यू ने दृढ़ता से सिर हिलाया और निर्णायक रूप से कहा, चाहता हूं, निश्चित रूप से मैं चाहता हूं। जियाओई ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया और स्क्रॉल फेंक दिया, ये पेंटिंग अब तुम्हारी है। झाओ यू, मानो बिजली से मारा गया हो, खुशी से उस स्क्रॉल को ग्रहण कर लिया और उसे किसी अनमोल खजाने की तरह अपने सीने से लगा लिया। वह 3 कदम पीछे हटा और हाथ जोड़कर शियाओई को प्रणाम करते हुए बोला, झाओ यू पेंटिंग के उपहार के लिए युवा गुरु शियाओ का धन्यवाद करता है। भविष्य में अगर आपको कोई आदेश मिले तो झाओ परिवार कोई कसर नहीं छोड़ेगा। यही तुम लायक हो, जियाओई ने हाथ हिलाते हुए कहा।
इससे पहले जब झांग योंग ने दावा किया था कि वशीकरण बाग तलवार वाला स्क्रॉल नकली है, तो केवल झाओ यू ने ही उसे ध्यान से जांच करने की याद दिलाने के लिए कहा था। हालांकि यह एक छोटा सा उपकार था, फिर भी जियो यी को ये याद था। जहां तक वशीकरण बाग तलवार वाले स्क्रॉल की बात है, अगर वह किंगजू के जन्मदिन के उपहार के लिए तैयार न होता तो उसके लिए वह एक कोरा कागज ही होता। ऐसा कहकर उसने मुस्कुराते हुए एल्ड यान की ओर देखा। एल्ड यान, मुझे अभी तक रात के खाने के लिए जगह नहीं मिली है, क्या आप मेरे साथ कुछ अच्छे पेय पदार्थों के लिए शामिल होने में रुचि रखेंगे? जब युवा मास्टर जियो पूछते हैं तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। एल्ड यान ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, मैं एक ऐसे सराय के बारे में जानता हूँ जहाँ बेहतरीन व्यंजन और पेय मिलते हैं। जियो यी फोन किंगजू के पास गया, उसका छोटा सा हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, किंगजू, एल्ड यान हमारा इलाज कर रहे हैं, क्या मैं तुम्हें एक बड़े भोजन पर ले चलूं? फोन किंगजू चौंक गया, उसकी गहरी आंखें जियाओ यी से टकरा गईं और कुछ क्षण बाद उसने धीरे से सिर हिलाया। हम तीनों चल पड़े, जिस तरह से साथ किसी ने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। झाओ यू ने फोंग तियानहाओ की ओर मुड़कर अपने हाथों को जोड़कर अभिवादन किया। मिस्टर फोंग, मुझे अचानक याद आया कि घर पर कुछ जरूरी काम है, मैं पहले विदा लेता हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, फोंग तियानहाओ के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना झाओ यू ने वशीकरण बाग तलवार स्क्रॉल लिया और चला गया। चून की जन्मदिन का भोज अभी खत्म नहीं हुआ था, झाओ यू का जल्दी चले जाना फैंग परिवार के मुंह पर सरेआम तमाचा मारने के बराबर था, खासकर तब जब वह उनके लिए बाग को वश में करने वाली तलवार का स्क्रॉल लेकर गया था। इससे फैंग परिवार और उनके साथी बेहद नाखुश दिखे। चेन योंग और झांग योंग ने एक दूसरे को देखा, एक दूसरे के विचारों को जल्दी से समझ लिया और एक साथ आगे बढ़ गए। फैंग तियानहाओ के माथे पर स्पष्ट रूप से नसें उभर आईं, उसने अपनी मुठ्ठियां आर्मरेस्ट पर कस लीं और दांत पीसते हुए बोला, मुझे लगता है कि तुम दोनों को भी घर पर कुछ जरूरी काम है। झांग योंग ने अजीब सी मुस्कान दी, घर पर सूप बन रहा है, मुझे आग का ध्यान रखना है। माफ करना मिस्टर फैंग। चेन योंग, अधिक स्पष्टवादी होने के कारण, कोई बहाना सोचने में कठिनाई महसूस कर रहा था और उसने बस इतना कहा, मेरे पेट में दर्द है, मैं पहले जा रहा हूँ। तू फैंग तियानहाओ का क्रोध उसके हृदय तक पहुंच गया, जिससे उसका सिर घूमने लगा। भीड़ फैंग तियानहाओ और उसके परिवार को दया और खुशी से भरी नजरों से देख रही थी। आज फैंग परिवार का नुकसान वास्तव में गंभीर था। फैंग परिवार के सदस्य निराशा के वातावरण में घिरे हुए थे। फैंग परिवार सचमुच दयनीय है। एक उच्च श्रेणी, तृतीय स्तरीय तलवार स्क्रॉल, ठीक उसी तरह जो झाओ परिवार को लाभ पहुंचा रहा है। इसमें दया की क्या बात है? जरा सोचो, उन्होंने पहले जियाओ यी और फोंग किंगजू के साथ कैसा व्यवहार किया होगा। इसे कहते हैं, जो बोओगे वही काटोगे। झाओ यू को देखो, बस एक वाक्य के लिए उसे इतना बड़ा मौका मिल गया। जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे निश्चित रूप से हमारे कबीले के युवाओं को पूरी तरह से शिक्षित करना होगा कि वे फैंग परिवार के उदाहरण का अनुसरण न करें। फुसफुसाहट और दबी हुई फुसफुसाहट सुनकर फैंग तियानहाओ का चेहरा और भी पीला पड़ गया। भोज कक्ष में झाओ यू को देखकर उसका शरीर कांप रहा था और दिल से खून बह रहा था। उसने अचानक मुंह में ताज़ा खून थूक दिया और जमीन पर अकड़ कर लेट गया। वह चटक लाल रक्त, अस्त व्यस्त फैंग परिवार के सदस्य तथा पृष्ठभूमि में आश्चर्यजनक रूप से बड़ा जन्मदिन का पात्र एक तीव्र विरोधाभास का निर्माण कर रहे थे। फैंग परिवार आंतरिक प्रांगण। फैंग परिवार, जो कभी खुशी से भरा हुआ था, अब उदासी में डूबा हुआ था। भोज अव्यवस्था में समाप्त हो गया था। फैंग तियानहाओ, जो रातों रात एक दशक बूढ़ा हो गया था, अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें पछतावे और आक्रोश से भरी हुई थीं और उसने अपनी मुठ्ठियां भींच ली थीं। धिक्कार है जियाओ यी पर, उसने मुझे बहुत दूर धकेल दिया। खांसी खांसी खांसी। फैंग झेंग ने जल्दी से फैंग तियानहाओ की पीठ थपथपाई। पिताजी, कृपया शांत हो जाए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मेरे स्वास्थ्य का ध्यान रखते हो? क्या तुम में से किसी को इस बूढ़े आदमी की भलाई की भी परवाह है? फोंग तियानहाओ ने ठंडी उदासीनता के भाव से फोंग झेंग का हाथ झटक दिया। देखो, तुमने कितनी अच्छी बेटी पाल रखी है। वह हमेशा अपने परिवार की बजाय दूसरों का पक्ष लेती है। मुश्किल घड़ी में अपने रिश्तेदारों की मदद न करना एक बात है, लेकिन वह तो उस कमीने शियाओ यी के साथ भाग गई, मानो उसका मकसद मुझे मरते देखना हो। यह फैंग झेंग और उसकी पत्नी ने एक दूसरे को देखा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में बेबसी और कड़वाहट देखी। एक समय की बात है, फोंग किंगजू उनकी हथेलियों में मोती था। लेकिन जब से फोंग किंगजू ने शियाओ यी से विवाह किया और अपनी साधना खो दी, और यहाँ तक कि उसे पारिवारिक उत्तराधिकारी के पद से हटाने के सुझाव भी दिए गए, तब से फोंग किंगजू के प्रति उनका रवैया काफ़ी बदल गया। उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि जिस बेकार दामाद को वे तुच्छ समझते थे, वह अचानक एल्डयान का प्रिय मित्र बन जाएगा। फैंग तियानहाओ की धड़कती छाती धीरे धीरे शांत हुई और उसने सख्ती से कहा, मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन से तरीके अपनाते हो, तुम्हें फैंग किंगजू और शियाओ यी का मन बदलना ही होगा। अगर तुम्हें घुटने टेक कर माफ़ी भी मांगनी पड़े तो भी तुम्हें ऐसा करना ही होगा, समझे?
फोंग हाओ ने विरोध किया, दादाजी, मेरे माता पिता को क्यों विनम्र होना चाहिए और उस बर्बादी की भीख मांगनी चाहिए? क्या फोंग परिवार अब भी मेरे पास नहीं है? आप? फेंग तियानहाओ की आंखों में तिरस्कार और घृणा भर गई। अगर फेंग परिवार तुम पर भरोसा करता तो मुझे डर है कि हमारा पतन दूर नहीं होता। 17 साल की उम्र में फोंग हाओ ने भी फोंग किंगजू के रुतबे का फायदा उठाकर ढेर सारे संसाधन हासिल कर लिए थे। 6 महीने पहले उसने क्यूई गैदरिंग क्षेत्र के प्रथम स्तर में प्रवेश किया था। ऐसी प्रतिभा कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन फैंग परिवार को पुनर्जीवित करने के लिए उस पर निर्भर रहना, यह एक मूर्ख का सपना था। फैंग तियानहाओ ने अब उसकी परवाह नहीं की और फैंग जेंग की ओर बिना किसी तर्क के लहजे में कहा, जब तक आप जियोई को वापस ला सकते हैं यान मिंगली के साथ अपने संबंधों के साथ, वह निश्चित रूप से हमारे फैंग परिवार के व्यवसाय को एक नए स्तर पर ले जाने में मदद करेगा। और जब हमें फैंग जिन के रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी में शामिल होने की खबर मिलेगी तो फैंग परिवार का उत्थान अजेय होगा। आपको जियोई को वापस लाना होगा, समझे? धन में शक्ति है और लेखन में ताकत है। किसी भी परिवार या व्यक्ति का उत्थान संसाधनों से पुनर्तः अविभाज्य है। खजाना मंडप नानहुआंग शहर के 70% से अधिक व्यापार को नियंत्रित करता था। ये वास्तव में धन का पेड़ था। फिर भी ये सोचकर कि अब उन्हें उस तुच्छ समझे जाने वाले कचरे से कैसे भीख मांगनी होगी जिसे उन्होंने अनिच्छा से दामाद के रूप में स्वीकार किया था, उनका चेहरा दर्द से जलने लगा। फोंग जेंग को बहुत निराशा हुई, लेकिन उसने फोंग तियानहाओ की इच्छा के विरुद्ध जाने की हिम्मत नहीं की। पिताजी, निश्चिंत रहें, मैं उन्हें वापस लाऊंगा। फैंग तियानहाओ के पृथक निवास को छोड़कर बाहर आते ही तीनों, फोंग जेंग, फोंग हाओ और लियू युन के चेहरों पर दिखाई देने वाला सम्मान गायब हो गया। लियू युन ने गुस्से से कहा, वह बूढ़ा आदमी वास्तव में हमसे उम्मीद करता है कि हम घुटने टेकें और उस कचरे को वापस करने की भीख मांगें। अगर हमने वास्तव में ऐसा किया तो क्या आप और मैं कभी अपना सिर ऊंचा रख पाएंगे? निश्चिंत रहो। फैंग जेंग की आंखें भयंकर और धमकी भरी चमक से चमक उठी। अगर जियाओई आज्ञाकारी होकर हमारे पीछे आता है तो ठीक है, लेकिन अगर उसने विरोध करने की हिम्मत की तो वह मुझे निर्दयी होने का दोष नहीं दे सकता। ... चौड़ी सड़क पर एक गाड़ी आराम से चल रही थी। गाड़ी पर खजाने के मंडप का प्रतीक देखकर पैदल चलने वालों ने रास्ता साफ कर दिया, क्योंकि उन्हें गाड़ी में बैठे किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को परेशान करने का डर था। गाड़ी के अंदर फोंग किंगजू कुछ हद तक चुप था। आज जन्मदिन के भोज में फोंग जेंग और उसकी पत्नी के साथ साथ फोंग हाओ की हरकतों ने फोंग किंगजू के दिल को गहराई से घायल कर दिया था। जियाओई ने उसका हाथ पकड़ रखा था, उसकी गर्माहट उसे दिलासा दे रही थी। जियाओ, क्या रात का खाना तुम्हें पसंद आया? एल्डर यान ने पूछा। जियाओई ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, वाकई, खासकर हुआडियाओ स्टीम फ्लाइंग ड्रैगन। ये सचमुच एक असाधारण व्यंजन था। ये 30 साल से अधिक पुरानी हुआडियाओ वाइन है और ड्रैगन को आज सुबह ही दक्षिणी उजाड़ पर्वत श्रृंखला से पकड़ा गया था। पकाने से पहले वे सभी जीवंत प्राणी थे। एल्डर यान ने अपनी छाती से एक जेड बोतल निकाली। उसकी आंखें जियोई की ओर देखते हुए विनती कर रही थीं, जियो, इस बोतल के अंदर कुछ क्यूई गैदरिंग एलिक्सिर हैं, तुम्हें उन्हें स्वीकार करना होगा। क्यूई सभा अमृत, एक द्वितीय श्रेणी का निम्न स्तर का अमृत जिसकी कीमत 100 टैल चांदी के बराबर है। जियोई ने अपना सिर हिलाया, पुण्य के बिना मैं पुरस्कार स्वीकार नहीं कर सकता, मैं ये अमृत नहीं ले सकता। इतनी जल्दी मना मत करो, मुझे तुमसे एक काम मांगना है। एल्डर यान ने हंसते हुए कहा, शायद उसे जियाओई के इनकार का अंदाजा था। जियोई की जिज्ञासु निगाहें उससे मिलीं। अगले महीने की 15 तारीख को नानहुआंग के 5 शहरों के खजाना मंडप के खजाने का मूल्यांकन कार्यक्रम हमारे नानहुआंग शहर में आयोजित किया जाएगा। उस समय नानहुआंग के अन्य 4 शहरों के मंडप स्वामी, साथ ही कुछ प्रमुख हस्तियां भी उपस्थित रहेंगी। स्काई मून सिटी के खजाना मंडप के एल्डर यान मिंगली और मैं पुराने प्रतिद्वंद्वी हैं और कुछ दिन पहले ही उन्होंने मुझे एक चुनौती पत्र भेजा था जिसमें घोषणा की गई थी कि दोनों पक्षों की युवा पीढ़ी प्रतिस्पर्धा करेगी। नानहुआंग असीम और विशाल है, एक अविश्वसनीय रूप से बड़ा क्षेत्र है। पूरे नानहुआंग में 5 शहर हैं, नानहुआंग शहर, स्काई मून शहर, शॉय शहर, डिंगहाई शहर और किंग्यांग शहर। हर शहर में ट्रेजर पवेलियन की एक शाखा है और वे लगातार एक दूसरे से खुले तौर पर और गुप्त रूप से प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं। एल्डर यान ने गंभीरता से कहा, मुझे खबर मिली है कि उन्होंने हाल ही में एक असाधारण शिष्या को अपनाया है। हालांकि बिंगशिन काफ़ी सक्षम है, फिर भी चेंग फू की शिष्या की तुलना में वह अनुभव में कमज़ोर है। इसलिए मैं इस कार्यक्रम में आपकी मदद मांगना चाहूँगा, जियाओ। मैं जाऊँगा। जियाओ ही सहमत हो गया। उसके लिए ये सिर्फ एक उंगली उठाने से ज़्यादा कुछ नहीं था। एल्डर यान के चेहरे पर एक रोमांचित मुस्कान आ गई और बिना किसी देरी के उन्होंने जियाओई के हाथ में अमृत थमा दिया। अब आप इन्हें स्पष्ट विवेक के साथ स्वीकार कर सकते हैं, है ना? जियोई केवल असहायता से मुस्कुराकर उन्हें स्वीकार कर सकी। पवेलियन मास्टर, हम आ गए हैं, कोचवान ने गाड़ी के बाहर से पुकारा। तीनों गाड़ी से बाहर निकल आए।
जियो यी ने फोंग किंगजू का छोटा सा हाथ पकड़ लिया। क्या हम अंदर जाकर थोड़ी देर बैठें? एल्दयान ने अपने सामने जीर्ण शीर्ण आंगन की ओर देखा। उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। यह आंगन सचमुच बहुत जर्जर था। दीवारें टूटी हुई थीं और दरवाज़ा भी लगभग टूटा हुआ था, जो हवा में चरमरा रहा था। एल्दयान ने अपनी नज़रें फेर लीं और मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। ट्रेजर पवेलियन में अभी भी कुछ काम बाकी हैं। मैं आज आपको और मैडम जियाओ के आराम में खलल नहीं डालूंगा। फोंग किंगजू ने अपना सिर झुका लिया। उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया। जियाओ यी ने बिना किसी चिंता के दिल खोलकर हंसते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें नहीं रखूंगा। मैं इस मामले को याद रखूंगा और जब तुम मुझे बताओगे तब मैं आऊंगा। तो फिर मैं पहले विदा लूंगा। एल्दयान ने फोंग किंगजू को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। मैडम जियाओ, जब भी आपके पास समय हो, खजाना मंडप का दौरा करना याद रखें। मुझे एक उचित मेजबान होने का सम्मान दें। फैंग क्विंगजू ने सिर हिलाया। ध्यान रखें एल्दयान। तुम दोनों अंदर चले जाओ, मुझे बाहर तक छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एल्दयान ने हाथ हिलाया और गाड़ी में वापस चले गए। उन्होंने एल्दयान को जाते हुए देखा। जियो यी ने अपने सामने फोंग किंगजू को देखा। क्या आप यहीं रहना चाहते हैं या वापस जाना चाहते हैं? फोंग किंगजू ने अपने होंठ काट लिए। उसके चेहरे पर संघर्ष का भाव दिखाई दे रहा था। आज फोंग जेंग और उसकी पत्नी ने जो कुछ किया, उससे उसका दिल सचमुच ठंडा पड़ गया। कम से कम फिलहाल तो वह उन्हें दोबारा नहीं देखना चाहती थी। उसने चुपचाप अपना हाथ जियाओ यी की पकड़ से छुड़ा लिया और धीरे से कहा, मैं थोड़ी देर के लिए अकेली रहना चाहती हूँ। आंगन में खाली कमरे हैं, हम में से प्रत्येक एक ले सकता है। जियाओ यी ने कहा। वास्तव में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन इससे पहले कि वे अंदर कदम रख पाते, उन्होंने पीछे से तेजी से आते कदमों की आवाज़ सुनी। साथ में फैंग जेंग की आवाज़ भी थी। इंतज़ार। जियो यी के कदम रुक गए और उसने देखा कि फोंग जेंग और उसकी पत्नी अनिच्छुक फोंग हाओ को साथ लेकर तेजी से आ रहे हैं। उसने सहज ही अपने बगल में खड़े फोंग किंगजू की ओर देखा। फोंग किंगजू ने अपना सिर नीचे झुकाया और उसे हिलाया। मैं उन्हें नहीं देखना चाहती। ये कहकर वह सीधे आंगन में चली गई। जियो यी मुख्य द्वार के सामने एक संरक्षक देवता की तरह खड़ा था और तीनों लोगों को करीब से देख रहा था। जियो यी को देखकर फोंग जेंग और अन्य लोगों ने मन ही मन कोसा, लेकिन फिर भी एक शानदार मुस्कान बिखेरी। जियो यी, तुम आखिरकार वापस आ गए। लियू ह्युन, जिसने कभी भी जियाओ यी को अच्छा चेहरा नहीं दिखाया था, ने स्नेहपूर्वक कहा, जियाओ यी, आप इतने लंबे समय से हमारे परिवार के साथ हैं और किंगजू के पिता और मैं कबीले के मामलों में व्यस्त रहे हैं और आपको देखने का समय नहीं मिला है। आप हमसे नाराज तो नहीं हैं, है ना? जियो यी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उदासीनता से कहा, किंगजू आपको देखना नहीं चाहता, कृपया चले जाइए। ओह! फैंग जेंग और उसकी पत्नी ने एक दूसरे को देखा। उनकी मुस्कान फीकी पड़ गई और उनकी निगाहें धुंधली पड़ गईं। उनके विचार में उन्होंने अपना रुख काफ़ी कम कर लिया था और जियाओ यी को उनके प्रति आभारी होना चाहिए और उनकी चापलूसी करनी चाहिए। लेकिन अब जियो यी पूरी तरह से उनकी उपेक्षा कर रहा था। फैंग जेंग की आंखों में गुस्से की एक चमक दौड़ गई, लेकिन फैंग तियानहाओ द्वारा दिए गए कार्य को याद करते हुए उसने अपने गुस्से को दबा लिया और धीरे से बोला, जियो यी, भले ही मैंने और मेरी पत्नी ने अतीत में कुछ गलत किया हो, लेकिन अब वह सब पीछे छूट गया है। हम परिवार हैं, अगर हम बात करें तो कोई भी गलतफहमी दूर हो सकती है। ऐसा कहते हुए उसने फोंग हाओ पर, जो उनके बगल में गुस्से से खड़ा था, एक लात मारी। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? जल्दी करो और उसका अभिवादन करो। फैंग हाओ ने अनिच्छा से अभिवादन करते हुए कहा, जीजाजी। जाहिर है वह जियो यी को अपना बहनोई कहने में बेहद अनिच्छुक था। उनकी नज़र में जियो यी को भाई भाई कहा जाना 8 पीढ़ियों से अनभिज्ञ एक भाग्य का झटका था। लेकिन जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, जियाओ यी की ओर से एक तिरस्कारपूर्ण खर्राटें निकलीं। तुम क्या हो जो अपने आप को मुझे जीजा कहने के लायक समझते हो? आप? फैंग हाओ के चेहरे पर अलग अलग रंगत आ गई। जियो यी के पास आकर विनती करने में अनिच्छुक जियो यी के उपहास से उसका क्रोध अनियंत्रित रूप से बढ़ गया। मैंने आपको शिष्टाचार के नाते जीजाजी कहा है, इसलिए कृतघ्न मत बनिए। क्या ये सिर्फ सौभाग्य नहीं है कि आपको एल्दयान का समर्थन मिला? आप सचमुच अपने आप को कुछ खास समझते हैं। फैंग हाओ का चेहरा उपहास से भरा था, उसकी आवाज़ व्यंग्य से भरी थी। एल्दयान आपको केवल एक उपकरण के रूप में उपयोग कर रहे हैं, और जब आप मूल्यहीन हो जाएंगे तो देखें कि क्या वह अभी भी आपके साथ परेशान हैं। एल्दयान के बिना आप सिर्फ कचरे का एक बेकार टुकड़ा हैं। अपना मुंह बंद करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने जीजा से ऐसे बात करने की? जब फोंग हाओ ने बोलना समाप्त किया, तभी फोंग जेंग ने बनावटी नाराजगी के साथ उसे डांटा। मुस्कुराते हुए कहा, जियो यी, फोंग हाओ के स्तर तक मत गिरो। जियो यी का भावशून्य चेहरा उन तीनों को ऐसे देख रहा था जैसे वे जोकरों का एक समूह हो। यदि वह वास्तव में फोंग हाओ को रोकना चाहता था तो क्या वह उसके समाप्त होने तक इंतजार करता? जियो यी ने व्यंग्य किया, अगर मैं सचमुच उसके स्तर तक गिर गया तो वह पहले ही मर चुका होगा।
जियो ही, तुम बहुत आगे जा रहे हो। फैंग हाओ की आंखें चौड़ी हो गईं, उसकी जीवन शक्ति बढ़ गई और उसकी मुट्ठियां ऊर्जा से चटकने लगीं। एक शरीर जो महत्वपूर्ण ऊर्जा से भरा है, फटने के लिए तैयार है। पर्याप्त। गेट के अंदर से फॉन किंगजू की ठंडी फटकार आए। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी क्योंकि वह तीनों को घूर रही थी। उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जन्मदिन के भोज में तीनों की हरकतों ने पहले ही फॉन किंगजू को गहराई से घायल कर दिया था। फॉन जेंग ने भौहें चढ़ाईं। वह फॉन किंगजू के रवैये से काफ़ी नाखुश था। आगे बढ़ते हुए लियू यू ने मुस्कुराते हुए कहा, किंगजू, तुम्हारे पिता और मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी खबर सुनाने आए हैं। तुम्हारे दादाजी ने जियाओ यी को मुख्य निवास में प्रवेश करने की अनुमति दे दी है। अब से हमारा परिवार फिर से एक साथ रह सकता है। फैंग किंगजू ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं और पाया कि लियू यून के चेहरे पर जो मुस्कान उसे एक बार दयालु लगी थी, वह घृणित रूप से कपटी हो गई थी। उसकी आंखों में बर्फीली तिरस्कार की चमक चमक उठी जब फॉन किंगजू ने हल्के से कहा, ये वही था जिसने जियाओ यी को मुख्य निवास से भगा दिया था और अब वही उसे वापस आने की अनुमति दे रहा है। क्या तुम्हें ये हास्यास्पद नहीं लगता? तुम जियाओ यी और मुझे आखिर समझती क्या हो? तुम्हारे इशारे पर काम करने वाले औजार। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने माता पिता से इस तरह बात करने की? लियू यून का चेहरा कठोर हो गया। फॉन किंगजू की आज्ञाकारिता की आदी हो चुकी, उसने अपना धैर्य खो दिया था और एक भयंकर चेहरे के साथ, जिसमें इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं थी, आदेश दिया, जियो यी को सामान पैक करने में मदद करो और हमारे साथ मुख्य निवास पर वापस चलो। अतीत में, हालांकि फॉन किंगजू एक लाडली महिला थी, सभी की चहेती और सम्मानित थी, वह अत्यंत पुत्रवत थी, हमेशा अपने माता पिता की बातों का पालन करती थी। जब लियू यून ने बात की तो फैंग क्विंगजू ने मना करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अब फॉन किंगजू ने अपना सिर हिलाया, हम यहाँ ठीक हैं, हम मुख्य निवास पर नहीं जाएंगे। तुम बेचारी लड़की अपनी माँ की भी नहीं सुन रही हो। लियू यून का चेहरा काला पड़ गया जब उसने फॉन किंगजू के चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया। थप्पड़ इतनी अप्रत्याशित रूप से पड़ा कि सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। फॉन किंगजू का सिर वार से एक तरफ गिर गया, उसके नाजुक गाल पर लाल रंग का हाथ का निशान बन गया, उसके मुंह के कोने से खून की एक धार बह रही थी। उसकी आंखें भ्रम और लाचारी से भर गईं। यह उसके जीवन में पहली बार था जब लियू यून ने उसे मारा था। फैंग क्विंगजू ने लियू यून को अविश्वसनीय दृष्टि से देखा। ऐसी नज़र क्यों? मैंने तुम्हें जन्म दिया और पाला पोसा, तुम्हें मारा पीटा भी, अगर मैं तुम्हें मरने को कहूँ तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। अभी अपना सामान पैक करो और हमारे साथ मुख्य निवास पर वापस आओ। लियू यून ने रौब दिखाते हुए कहा, उसका चेहरा गंभीर था। फॉन किंगजू ने गहरी सांस ली, उसका दिल ठंडा हो रहा था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति दृढ़ थी, मैं वापस नहीं जा रही हूँ। तुम नीच, तुम मौत चाहते हो। गुस्से में लियू यून ने फॉन किंगजू को एक और थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया। लेकिन ठीक उसी क्षण जियो यी तेजी से आगे बढ़ी, फॉन किंगजू को बचाते हुए और लियू यून की कलाई पकड़ते हुए उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया। उस थप्पड़ से लियू यून की आंखों के सामने तारे दिखाई देने लगे और उसके मुंह के कोने से खून की धारा बहने लगी। शियाओ यी की आवाज़, मानो नरक की गहराइयों से आ रही हो, भी ठंडी हवा में गूंज रही थी। भाड़ में जाओ, बैकवर्ड, तुम्हारी हिम्मत मेरी माँ को मारने की। फैंग हाओ गुस्से से दहाड़ा और पहाड़ से उतरते हुए बाघ की तरह जियाओ यी की ओर झपटा। जियो यी ने एक किक के लिए अपना पैर उठाया, भले ही वह भौतिक शरीर क्षेत्र की केवल 10वीं परत पर था, उसकी लड़ाकू शक्ति क्यूई गैदरिंग क्षेत्र की तीसरी परत के शक्तिशाली केंद्र के बराबर थी, और उसने फैंग हाओ को, जो क्यूई गैदरिंग क्षेत्र की पहली परत पर था, एक ही किक से उड़ा दिया। मेरे बेटे को मारा, क्या तुम बगावत शुरू करने की कोशिश कर रहे हो? लियू यून गुस्से से जल रही थी, उसका दूसरा हाथ जियाओ यी के चेहरे पर वार कर रहा था। तमाचा। जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, जियो यी ने फिर से उसके चेहरे पर वार किया। आप। तमाचा। स्मैक स्मैक स्मैक। थप्पड़ों की बौछार के साथ उसने दबंग सास के चेहरे पर एक दर्जन से अधिक बार बाएं और दाएं वार किए, फिर लियू यून को दूर फेंक दिया, जिससे वह पीछे की ओर लड़खड़ा गई। जियाओ यी की बर्फीली निगाहें उन दोनों पर पड़ीं और उसने एक एक शब्द कहा, अगर किंगजू तुम्हें माँ नहीं कहता तो तुम अब तक मर चुकी होती। जियो यी की निगाहों की तीक्ष्णता एक ब्लेड की तरह थी और बर्फ और हिम की तरह ठंडी थी, जिसने लाइफटेकस कॉलर द्वारा लाई गई प्रबल ईविल क्यूई को दबा दिया। इस समय मेकअप की मोटी परत भी लियू यून के बढ़ते पीले रंग को नहीं छिपा सकती थी। एक दर्जन से अधिक थप्पड़ों ने घमंडी सास को सचमुच स्तब्ध कर दिया था और वह पूरी तरह से भयभीत हो गई थी। मेरी माँ को मारने की हिम्मत? मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगा। फैंग हाओ एक काप की तरह अपने पैरों पर वापस उछला, जमीन से उछला और अपने हाथ के एक झटके के साथ उसने अपनी कमर से एक नर्म तलवार खींची। नर्म तलवार चांदी की रोशनी से चमक रही थी, उसके हाथ में एक सांप की तरह हट रही थी और एक निरंतर भिनभिनाहट की आवाज़ हवा को चीरती हुई सीधे जियाओ यी के दिल की ओर बढ़ रही थी।
मृत्यु की तलाश में जियो यी की आंखें ठंडी हो गईं और उसने एक हाथ आगे बढ़ाया। मांस और रक्त से बनी हथेली ने नर्म तलवार से टकराते ही एक कर्कश ध्वनि की और जियो यी ने उसे मजबूती से अपने हाथ में पकड़ लिया। फैंग हाओ का चेहरा थकान से चुकंदर की तरह लाल हो गया, वह नर्म तलवार को जियो यी की पकड़ से छुड़ाने में असमर्थ था। इस समय फैंग हाओ का चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। आपका भौतिक शरीर इतना मजबूत कैसे हो सकता है? जियो यी ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। भागो! उसकी बांह की नसें इस तरह उभरी हुई थीं मानो पृष्ठभूमि में आकाश की गर्जना धीमी गति से गूंज रही हो। 8 अतिवाद ध्वस्त, धमाका! फैंग हाओ चीखा, जैसे ही उसे पीछे की ओर उड़ा दिया गया, उसके हाथ में पकड़ी नर्म तलवार जमीन पर गिर गई और उसने हिंसक रूप से खून के घूंट खांस लिए। 8 चरम पतन की शक्तिशाली शक्ति ने उसकी 5 पसलियों को तोड़ दिया था। इस दृश्य को देखकर लियू यून की आंखें क्रोध से फटी की फटी रह गईं और वह अपने चेहरे पर क्रूर भाव लिए जियो यी की ओर झपटी। तुम छोटे कमीने, मेरे बेटे को मारने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुमसे लड़ूंगा। कोलाहलयुक्त जियो यी ने एक ठंडी सिसकारी भरी अपने हाथ को ऐसे उछाला जैसे वह कचरा फेंक रहा हो और लियू यून को 10 मीटर से अधिक दूर उड़ा दिया। वाह! अंततः फैंग झेंग ने अपनी चाल चली और लियू यून को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। उसका चेहरा काला पड़ गया और उसने जियो यी को अपनी आंखों में एक गंभीर चमक के साथ देखा। जियो परिवार से होने के योग्य, भले ही आप एक तुच्छ व्यक्ति हो, फिर भी आपके पास इतनी ताकत है। फैंग झेंग ने लियू यून को एक तरफ हटने के लिए कहा। उसका शरीर प्राण ऊर्जा से हल्का सा कंपन कर रहा था, जो फॉन्ग हाओ से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। फॉन्ग किंगजू की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आया और उसकी खोई हुई निगाहों में तात्कालिकता का आभास उभर आया। जियो यी, वह क्यूई गैदरिंग दायरे की चौथी परत का शक्तिशाली व्यक्ति है। तुम वेश्या, मेरे खिलाफ किसी बाहरी व्यक्ति का साथ देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने हमेशा कहा है, बेटी पालना कुत्ते पालने से भी बदतर है, और लगता है मैं सही था। फैंग झेंग गुस्से से दहाड़ा, उसकी आंखें ठंडी पड़ गईं। फॉन्ग किंगजू का चेहरा मौत की तरह सफ़ेद हो गया, उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। कुत्ते पालने से भी बदतर? फैंग झेंग के शब्दों ने उसे कितनी गहरी चोट पहुंचाई होगी। वे हड्डियों तक ठंडे हो गए। फैंग झेंग, एक पिता के रूप में आप शर्मनाक हैं। जियो यी ने पानी की तरह शांत चेहरे के साथ कहा। वो मेरी बेटी है, मैंने उसे जन्म दिया, पाला पोसा, और उसे मेरा एहसान चुकाना चाहिए। जब वो काम की थी तो बेशक मैंने उसे अपनी हथेली का गहना समझा, पर अब वो तो बेकार है, जो परिवार का मुखिया भी नहीं बन सकती। एक बाहरी औरत जो मुझे पैसे का नुकसान पहुंचाती है, मैं उसके साथ क्यों विनम्र रहूं? फैंग झेंग लगातार व्यंग्य करता रहा, अगर तुम मेरी बात मानकर मेरे पीछे मुख्य निवास पर आओ और मेरे फैंग परिवार की सेवा करो तो भी मैं उसे अपनी बेटी मानूंगा। अन्यथा तुम दोनों पीले झरनों के नीचे भटकती हुई आत्माएं बन जाओगी। वाह! फैंग झेंग ने अचानक अपनी उंगली से एक तीर छोड़ा, जो एक चौंकाने वाली प्रतिक्रिया की तरह तेजी से हवा में फैल गया। जियाओ यी की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। अचानक आए ठंडे तीर को नज़रअंदाज करते हुए उसने ज़मीन पर पड़ी मुलायम तलवार को उठाया और फैंग झेंग की ओर तेजी से बढ़ा। उसके हाथ में लंबी तलवार तीखे इरादे से चमक रही थी। सितारों का पीछा, चांद का पीछा। फैंग झेंग का चेहरा काला पड़ गया। क्यूई गैदरिंग क्षेत्र की चौथी परत की साधना ने उसे फैंग हाओ की तुलना में कहीं अधिक सघन प्राण ऊर्जा प्रदान की। उसकी हथेलियां प्राण ऊर्जा से स्पंदित हो रही थीं, कुंडलित सर्प हथेली। तलवार ऐसे निकली जैसे कोई ठंडा तारा आकाश में चमक रहा हो। ताड़ का पेड़ सांप की तरह अपने क्षेत्र के चारों ओर कुंडली मारकर घूमता रहा। पलक झपकते ही हथेली और तलवार की धार में जोरदार टक्कर हुई। तलवार की धार में तीव्र कंपन हुआ और जियो यी को कई मीटर पीछे धकेल दिया गया। बैकवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड। फैंग झेंग ने लगातार उसका पीछा किया। उसकी हथेली पंजे में तब्दील हो गई और उसने पीछे से जियो यी के दिल पर निशाना साधा। अगर तुम मेरे काम नहीं आ सकते तो जाकर मर जाओ। ब्लैक टाइगर हॉट डिग। यह एक घातक हमला था। फॉन्ग किंगजू की आंखें क्रोध से भर गईं और वह सहज रूप से आगे बढ़ी, अपनी बाहों को फैलाकर फॉन्ग झेंग के घातक प्रहार से जियो यी को बचाने के लिए आगे बढ़ी। वे तो मर ही गए। पिताजी, इन दो कृतघ्न दुष्टों को जल्दी से मार डालो। लियू यून और फॉन्ग हाओ की निगाहों में बर्फ थी, जो मारने के इरादे से भरी हुई थी और किसी भी पुराने स्नेह से रहित थी। घटिया औरत, मर जा! फैंग झेंग ने बिना किसी दया के ठंडे स्वर में कहा। जैसे ही फॉन्ग किंगजू अपने पिता के हाथों मरने वाली थी, जियो यी अचानक घूम गया। उसके बाएं हाथ ने फॉन्ग किंगजू की कमर को घेर लिया और एक तेज गति में उसने उसे खतरे से दूर कर दिया। उसी समय उसके दाहिने हाथ में नर्म तलवार उड़ गई। आत्मा का पीछा करो, जीवन को जब्त करो। वाह! तलवार की तेज चमक आकाश में फैलती आग के गोले के समान थी। आत्मा का पीछा करती तलवार, जीवन को छीन लेने वाली तलवार। फैंग झेंग ने एक भयानक चीख निकाली। ये तलवार सीधे उसकी हथेली में घुस गई थी, हथेली के आधार से होते हुए उसकी पूरी बांह तक फैल गई थी।
जियो यी ने लापरवाही से अपनी कलाई हिलाई और फॉन्ग जेंग का पूरा दाहिना हाथ दो हिस्सों में विभाजित हो गया। जियो यी एक सहज गति से आगे बढ़ी। 8 चरम सीमाएं ध्वस्त हो गईं। टकराना, ये वार सीधे फैंग जेंग की छाती पर लगा, जिससे वह बहुत जोर से पीछे की ओर उड़ गया। टक्कर के कारण उसकी अधिकांश हड्डियां टूट गईं। उफ! फैंग जेंग ने खून थूका और वह लियू यून और फैंग हाओ के सामने गिर पड़ा। 3 लोगों का परिवार शियाओई को भयभीत चेहरों से देख रहा था, मानो वे किसी अद्वितीय वध के देवता को घूर रहे हों। उनका अहंकार और दिखावटीपन गायब हो गया था, बस भय और दहशत ही रह गई थी। नहीं, हमें मत मारो, मैं तुम्हारी सास हूँ। भाई, जीजा जी, नहीं, जियो, जियो हमारी जान बख्श दो, मैं अभी जवान हूँ। बहन, प्लीज जियो से मेरे लिए भीख मांग लो, उससे भीख मांग लो। फैंग हाओ डर के मारे कांप उठा, डर की बू आ रही थी। जियो यी ने फैंग क्विंगजू की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। फॉन्ग किंगजू ने गहरी सांस ली, उन्हें जाने दो। जियाओ यी से नर्म तलवार लेते हुए फॉन्ग किंगजू तीनों के सामने चली गई, उसकी आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी थी। आज से, मैं, फॉन्ग किंगजू, तुम्हारे साथ सभी संबंध तोड़ता हूँ। वाह! नर्म तलवार ठंडी चमक के साथ उसके काले काले बालों को काटकर हवा में बिखेर रही थी। तीनों वहीं स्तब्ध खड़े रहे, उनके चेहरे पर राख सी जम गई। वे फॉन्ग किंगजू द्वारा बेकार पसलियों की तरह त्याग दिए जा रहे थे। क्लिप क्लॉप, क्लिप क्लॉप, क्लिप क्लॉप। गाड़ी के पहियों की आवाज ने मौत का सन्नाटा तोड़ दिया। लिन बिंगक्सन अपने सामने के दृश्य को देखकर अचंभित रह गई, सवालों से भरी हुई, लेकिन कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसने सम्मानपूर्वक दस्तावेज जियाओई को सौंप दिया। ये देखकर कि आपका निवास खंडहर में तब्दील हो चुका है, मेरे गुरु ने ट्रेजर पवेलियन के बगल में एक विला खरीदा है और मुझे दस्तावेज आपको देने के लिए कहा है, कृपया इसे स्वीकार करें। बहुत सराहना की। जियाओ यी ने हल्के से हंसते हुए दस्तावेज स्वीकार किया और फिर उसे फांग किंगजू को सौंप दिया। उसने उसे गौर से देखा। किंगजू, क्या तुम मेरे साथ वहां रहने को तैयार हो? फॉन्ग किंगजू वहीं खड़ी रही, वह जियाओ यी को देखकर चकित हो गई। अब वह बेघर थी, बिल्कुल अकेली। जियाओ यी की आंखों में ईमानदारी देखकर उसका ठंडा दिल गर्म हो गया। उसके होठों पर मुस्कान आ गई और उसने जोर से सिर हिलाया, मुझे खुशी होगी। जियो, मिस किंगजू, कृपया गाड़ी में चढ़ें और मैं आपको तुरंत विला में ले जाऊंगा। नहीं, ये नामुमकिन है, ऐसा कूड़ा ऐसी जगह के लायक कैसे हो सकता है? लियू यून गुस्से से दहाड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। अब, जब सारे रिश्ते टूट चुके हैं और भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो वह इस परिणाम को कैसे स्वीकार कर सकती है? असंभव, तुम इसके लायक नहीं हो, तुम कभी नहीं होगे। फैंग हाओ का शरीर कांप रहा था और फैंग जेंग गुस्से में अपने दांत पीस रहा था, उसका चेहरा काला और उदास था। तुम नीच लोग केवल यहीं रहने के लायक हो, केवल यहीं रहने के लायक हो। लिन बिंगक्सन की आंखें ठंडी हो गईं जब उसने सम्मानपूर्वक जियाओ यी और उसके साथी को गाड़ी में आमंत्रित किया, फिर उसने अपनी आंखों में तिरस्कार के भाव के साथ तीनों की ओर देखा। यहां तक कि मेरे गुरु, जो जियाओ को गुरु बनाना चाहते थे, उन्हें भी मना कर दिया गया। आपके दामाद जैसे विलक्षण व्यक्तित्व के होते हुए भी आपने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, बल्कि उन्हें दूर धकेल दिया। और आप जियाओ को कचरा कहते हैं। सचमुच हास्यास्पद है। और ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं कि मुझे आश्चर्य है कि असल में कचरा कौन है। ट्रेजर पवेलियन के नेतृत्व में इसके चारों ओर की प्रत्येक इंच भूमि सोने के बराबर थी। नानहुआंग शहर में हर कोई ट्रेजर पवेलियन के पास एक घर का मालिक बनने की ख्वाहिश रखता था। जो कोई भी पास में 300 वर्ग मीटर से ज्यादा की हवेली खरीद लेता, उसे जीवन में सच्चा विजेता माना जाता। 4 प्रमुख परिवारों में से एक, झांग परिवार, खजाना मंडप के ठीक बगल में स्थित था। झांगजे, झांग परिवार का युवा स्वामी था, जो परिवार के मुखिया झांग योन का इकलौता पुत्र था। नानहुआंग शहर की युवा पीढ़ी में भी उनकी प्रतिभा शीर्ष पायदान पर थी। 19 वर्ष की आयु में ही वह क्यूई एकत्रीकरण क्षेत्र की चौथी परत साधना तक पहुंच चुके थे। एरगौजी, बगल वाली हवेली पर लगी पट्टिका क्यों बदल दी गई है? झांगजे एक ऊंचे घोड़े पर सवार होकर आया और झांग निवास के बगल वाली हवेली पर नजर डाली, जिस पर एकदम नई पट्टिका लगी थी, और पूछा। घोड़े को आगे ले जाते हुए एरगौजी ने सवाल पर मुड़कर कहा, युवा मास्टर, ऐसा लगता है कि एल्डयान ने ये जगह खरीद ली है। ओह, एल्डयान, क्या ऐसा हो सकता है कि वह हमारा पड़ोसी बनने की योजना बना रहा हो? झांगजे की आंखें सिकुड़ गईं। एल्डयान नानहुआंग शहर का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति था। यद्यपि नानहुआंग शहर में उनकी साधना पहली नहीं थी, लेकिन यदि पद और शक्ति की बात की जाए तो नानहुआंग शहर का स्वामी भी उनकी तुलना नहीं कर सकता था। आखिरकार, खजाना मंडप पूरे महान कियान राजवंश में फैला हुआ था। अनगिनत युवा प्रतिभाओं ने एल्डयान के अधीन प्रशिक्षुता का सपना देखा, लेकिन विशाल नानहुआंग शहर में कोई भी उनकी नज़र में नहीं आ सका, इसलिए सभी ने लिन बिंगक्सन पर अपनी नज़रें गड़ा दीं। झांगजे भी लिन बिंगक्सन के चाहने वालों में से एक था।
युवा मास्टर, देखिए, क्या यह मिस लिन नहीं है? एरगॉजी अचानक चिल्लाया। झांगजे चौंक गया और उत्सुकता से आगे देखने लगा। तभी उसे लिन बिंगक्सिन उस घर से बाहर निकलती हुई दिखाई दी। वह उसके पास पहुंचने ही वाला था कि उसने देखा कि एक सुंदर युवक उसके पीछे पीछे आ रहा है। युवक को लिन बिंगक्सिन के साथ खुशी से बातचीत करते देख झांगजी की अभिव्यक्ति तुरंत उदास हो गई। वह बच्चा कौन है? वह बिंगक्सिन से बहुत परिचित लगता है। एरगॉजी, घोड़े को यहाँ लाओ। हाँ, युवा मास्टर। एरगॉजी ने अपनी गति तेज कर दी। निवास के सामने जियाओ यी ने मुस्कुराते हुए कहा, कृपया एल्डर यान को मेरा प्रणाम कह दीजिए। चिंता मत करो, मैं याद रखूंगा। लिन बिंगक्सिन ने धीरे से सिर हिलाया। उसके अंदर की ठंडक मानो सहस्राब्दियों पुरानी बर्फ हो जिसे पिघलाना मुश्किल हो। वापस आने के बाद किंगजू का अच्छे से ख्याल रखना उसके लिए यह आसान नहीं रहा है। मैं करूंगा, जियो यी ने जवाब दिया, ये याद करते हुए कि कैसे फोन किंगजू ने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया और सो गई। वह मदद नहीं कर सका लेकिन दिल का दर्द महसूस कर रहा था। लिन बिंगशिन ने अचानक झांगजे को अपने ऊंचे घोड़े पर तेजी से दौड़ते हुए देखा। उसका चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने जल्दी से कहा, मुझे कुछ और काम है, मुझे पहले निकलना होगा। इससे पहले कि शब्द खत्म भी होते, वह पहले से ही धुएं के निशान की तरह भाग रही थी। जियो यी, उसने ऐसा क्या देखा जिससे वह इतनी तेजी से भागी? जियाओ यी ने झांगजी की दिशा में देखा। लिन बिंगक्सिन को अपनी नज़रों से दूर भागते देख झांगजी ने उसका पीछा नहीं किया। इसके बजाय वह अपने लंबे घोड़े पर सवार होकर जियाओ यी के सामने रुका ताकि उस युवक और लिन बिंगक्सिन के बीच के रिश्ते का पता लगा सके। जैसे ही उनकी नज़रें मिलीं, झांगजी ने अपने हाथ में राइडिंग क्रॉप लेकर अपनी हथेली पर धीरे से थपथपाया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, जिससे एक खतरनाक रोशनी निकल रही थी। आप काफ़ी अपरिचित लग रहे हैं, अभी अभी नानहुआंग शहर में आए हैं, है ना? जियो यी ने उदासीनता से जवाब दिया, 1 महीने से भी कम। 1 महीने से भी कम। झांगजे ने हल्के से सिर हिलाया। हालांकि नानहुआंग शहर बड़ा नहीं है, लेकिन इसका पानी गहरा है। एक लापरवाही और आप डूब सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए और कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आपको उलझना नहीं चाहिए। समझ रहे हो? जियाओ यी ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अगर आपके पास कहने के लिए कुछ है तो कह दीजिए। झांगजे ने घुड़सवारी के घोड़े से खेलना बंद कर दिया। अपनी कोहनी को काठी पर टिकाकर थोड़ा आगे की ओर झुका। लिन बिंगक्सिन वो औरत है जिसे मैं पसंद करने लगा हूँ। बेहतर होगा कि तुम उससे दूर रहो। जब मुझे जलन होती है तो मैं अपना आपा खो देता हूँ और मेरे लिए इस बात पर किसी को पीट पीट कर मार डालना कोई असामान्य बात नहीं होगी। ओह, जियाओ यी को अचानक एहसास हुआ। तो क्या उसे प्रेमी प्रतिद्वंद्वी समझ लिया गया था? उसने समझाने की जहमत नहीं उठाई। मासूमियत अपने आप में ही सब कुछ कह देती है और कभी कभी जितना ज़्यादा समझाया जाता है चीज़ें उतनी ही कम समझ में आती हैं। झांगजे को एक ऐसी मुस्कान देते हुए जो खास तौर पर शालीन नहीं थी, जियाओ यी मुड़ा और घर के अंदर की ओर चल दिया। झांगजी ने सिंदूरी रंग के दरवाजे को गौर से देखा, आंखें मूंद ली और कहा, एरगॉजी, मैं सभा क्यूई क्षेत्र की 5वीं परत को तोड़ने वाला हूँ। इस दौरान किसी को इस जगह पर नज़र रखने के लिए कहो। अगर उसका बिंगशिन से कोई लेना देना नहीं है तो सब ठीक है, लेकिन अगर उसने बिंगशिन का पीछा करने की हिम्मत की तो एकांत से बाहर आते ही मैं इस आंगन को समतल कर दूंगा। युवा मास्टर, निश्चिंत रहें, मुझे पता है कि क्या करना है। एरगॉजी ने सम्मानपूर्वक कहा। आंगन के अंदर जियाओ यी फांग किंगजू के शयन कक्ष में लौटी और बिस्तर पर गहरी नींद में सोई हुई उस आकृति को देखा। उसकी लंबी पलकों पर लटकते आंसुओं की धुंधली बूंदें देखकर जियाओ यी के दिल में एक टीस सी उठी। किंगजू, मेरे यहाँ रहते हुए मैं किसी को भी तुम्हें फिर से चोट पहुँचाने की इजाज़त नहीं दूंगी। हफ, उसने गंदी हवा की एक लंबी सांस छोड़ी। जियो यी अपने शयन कक्ष में वापस आया और पालथी मारकर बैठ गया तथा एल्डर यान द्वारा दी गई औषधीय गोलियों की बोतल निकाली। क्यूई गैदरिंग एलिक्सिर, एक निम्न श्रेणी की द्वितीय श्रेणी की औषधीय गोली। प्रत्येक गोली 100 टैल चांदी के बराबर थी और इस गोली को खाने से दुनिया की क्यूई को 3 घंटे तक अवशोषित करने की गति दोगुनी हो सकती थी। इस बोतल में 10 गोलियां थीं। भौतिक शरीर क्षेत्र की 10वीं परत पर मौजूद किसी व्यक्ति के लिए क्यूई एकत्रीकरण क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए यह पर्याप्त था। ची संग्रहण क्षेत्र में साधना अभ्यास भौतिक शरीर क्षेत्र से बिल्कुल अलग था। भौतिक शरीर क्षेत्र में शरीर को शुद्ध करने, ची रक्त को सुदृढ़ करने और व्यक्ति के मूल स्वरूप को संतुलित करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की ची का मार्गदर्शन करना शामिल था, जबकि ची संग्रहण क्षेत्र में स्वर्ग और पृथ्वी की ची को अपने भीतर बंद करना आवश्यक था। दानतेन में एक क्यूई भंवर बनाना जिससे स्वर्ग और पृथ्वी की अवशोषित क्यूई भंवर के भीतर एकत्रित हो सके। प्रत्येक छोटी सी सफलता के साथ भंवर एक अतिरिक्त परत प्राप्त कर लेता है। क्यूई भंवरों की 10 परतें एक साथ जमा होकर एक दूसरे को पूरक बनाते हुए एक लूप बनाती हैं, जो क्यूई सागर के रूप में विकसित होता है।
एक बार जब क्यूई सागर की खेती की जाती है तो क्यूई प्रचुर मात्रा में और केंद्रित हो जाती है, बिना बिखरे। इससे व्यक्ति को विभिन्न दिव्य कौशलों का उपयोग करने की अनुमति मिलती है, जो कि क्यूई एकत्रीकरण क्षेत्र से परे शेंटोंग क्षेत्र में हैं। चलो एक ही बार में क्यूई गैदरिंग क्षेत्र तक पहुंच जाएं। उसने औषधीय गोली मुंह में डाली और उसके आसपास एक ताज़ा धारा बह निकली। उसकी आत्मा अविश्वसनीय रूप से केंद्रित हो गई। उसके रोमछिद्र पूरी तरह खुल गए और स्वर्ग और पृथ्वी की क्यूई के प्रति उसकी संवेदनशीलता और भी तीव्र हो गई। जुबान गोंद के संचालन के साथ जियाओई तुरंत एक अथाह गड्ढा बन गया, जो अपने चारों ओर की दुनिया की क्यूई को तीव्रता से अवशोषित कर रहा था। शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। क्यूई संग्रहण क्षेत्र में क्यूई भंवर की पहली परत को संघनित करना सबसे कठिन है। आमतौर पर मजबूत अभ्यासियों को भी क्यूई भंवर को संघनित करने में कम से कम 1.5 साल का समय लगता है, जो भौतिक शरीर क्षेत्र की 10वीं परत से क्यूई संग्रहण क्षेत्र में संक्रमण करता है। क्यूई एकत्रीकरण अमृत के त्वरण के तहत तीसरे दिन की सुबह तक ऐसा नहीं था कि जियोई ने क्यूई भंवर को सफलतापूर्वक संघनित किया। क्यूई एकत्रीकरण क्षेत्र प्रथम परत की साधना में कदम रखा। जब क्यूई एकत्रीकरण अमृत का प्रभाव समाप्त हो गया, तब जियोई ने अपने क्यूई भंवर के भीतर भगवान सीलिंग बीज में क्यूई को प्रवाहित करना जारी रखा। बूम बूम बूम, एक के बाद एक ईश्वर सीलिंग बीज पूरी तरह से सक्रिय हो गए। 1, 2, 3 एकत्रित क्यूई क्षेत्र की पहली परत में मौजूद सभी क्यूई के आक्रमण के तहत जियाओई कुल 15 ईश्वरीय सीलिंग बीजों को सक्रिय करने में कामयाब रहा। मूल 5 के साथ अब उसके शरीर में 20 ईश्वरीय सीलिंग बीज थे। ईश्वर सीलिंग बीजों द्वारा ईश्वर सीलिंग की शक्ति में रूपांतरित क्यूई उसके शरीर में वापस आ गई। जियाओई की साधना एक नए स्तर पर पहुंच गई, जिससे उसका क्षेत्र एकत्रित क्यूई क्षेत्र की पहली परत पर पूरी तरह से स्थिर हो गया। अपनी साधना में डूबे हुए जियोई को यह पता नहीं था। जिस क्षण वह क्यूई गैदरिंग क्षेत्र में पहुंचा और कुल 20 देव सीलिंग बीजों को सक्रिय किया, हवेली के ऊपर आकाश में अचानक एक शानदार 9 रंगीन प्रकाश प्रकट हुआ। ये प्रकाश एक पुल की तरह 100 मीटर के दायरे में फैला हुआ था। हजारों पक्षी 9 रंगों वाली रोशनी के चारों ओर इकट्ठा हो गए और काफी देर तक तितर बितर नहीं हुए। 9 रंगों वाली रोशनी में नहाते हुए वे असंख्य रंग बिरंगे फीनिक्स और दिव्य लुवान पक्षियों की तरह दिख रहे थे। अचानक हवेली के अंदर से एक लंबी चीख सुनाई दी, हा हा हा, मैं अंततः गैदरिंग क्यूई क्षेत्र की 5वीं परत तक पहुंच गया हूं। पहले से पूरे झांग निवास में एक संदेश फैल गया, युवा गुरु ने सभा क्यू क्षेत्र की 5वीं परत तक पहुंच बना ली है। आकाश ने 9 रंगों वाला प्रकाश प्रदर्शित किया है और असंख्य पक्षी बिना बिखरे एकत्रित हो गए हैं। ये युवा गुरु की सफलता का उत्सव मनाने वाली एक स्वर्गीय घटना है। युवा मास्टर शक्तिशाली है, उसने वास्तव में एक स्वर्गीय घटना को आकर्षित किया है। ये सचमुच चमत्कारी है। झांग परिवार खुश हुआ। झांग परिवार के मुखिया झांग योंग इतने उत्साहित थे कि उन्होंने एक वेदी बनवाई और पूर्वजों की पूजा के लिए प्रचुर मात्रा में प्रसाद तैयार किया। उन्होंने नानहुआंग शहर के प्रमुख परिवारों और शक्तियों को निमंत्रण भी भेजा। मेरे बेटे के दिव्य आकर्षण का जश्न मनाने के लिए हम कल शाम एक भव्य भोज का आयोजन करेंगे। जहां तक स्वर्गीय घटना के कारण जियोई का प्रश्न है, वह वर्तमान में फोन किंगजू के साथ बैठा था, पूर्ण सामंजस्य के साथ साधारण कंजी और व्यंजनों का आनंद ले रहा था। खिड़की के बाहर की दुनिया के प्रति दोनों कान बहरे। किंगजू, क्या तुम्हें यहाँ रहने की आदत हो गई है? जियोई ने अपने सामने बैठी शांत लड़की की ओर देखा और पूछा। फोन किंगजू ने अपने चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान बिखेरी और सिर हिलाया। ये 3 दिन शायद मेरे जीवन में अब तक का सबसे सुकून भरा और आरामदायक समय होगा। जियाओई चौंक गया। जब मैं बच्ची थी तो मैंने बाकियों से ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग की ताकि मेरे माता पिता मुझ पर ज्यादा ध्यान दें। बड़े होकर मैं उनका ध्यान नहीं खोना चाहती थी, इसलिए मुझे प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। जियाओई, क्या तुम जानती हो कि मैंने इस शादी के लिए हामी क्यों भरी? उसकी पतली उंगलियां उसके माथे के सामने के बालों को सहला रही थीं। सुनहरी धूप उसके चेहरे पर एक पवित्र चमक बिखेर रही थी। फांग किंगजू की मुस्कान और भी ज्यादा चमकदार हो गई, क्योंकि दादाजी ने कहा था, अगर मैं इस तयशुदा शादी के लिए राजी हो जाऊं तो वे परिवार के उत्तराधिकारी का पद मुझे सौंप देंगे। मैंने बस यही सोचा था कि अगर मैं एक दिन परिवार के मुखिया के पद पर पहुंच जाऊं तो वे मेरा आदर करेंगे और मुझे अब उनकी छाया में नहीं रहना पड़ेगा। जियाओई की नज़रें कुछ दूर हो गईं क्योंकि उसने फोन किंगजू में अपना प्रतिबिंब देखा। बचपन से ही सबका ध्यान जियो तियानजियाओ पर था। जियाओ तियानजियाओ का जन्मदिन हमेशा एक भव्य समारोह होता था और उसकी मां के अलावा किसी को उसका जन्मदिन याद भी नहीं रहता था। यहाँ तक कि जब उसकी मां ने पारिवारिक भोज का सुझाव दिया तो उसे भी अस्वीकार कर दिया गया। चाहे उन्होंने कितनी भी मेहनत की हो, उन्हें कभी पहचान नहीं मिल सकी। जब तक वह 10 वर्ष का नहीं हो गया, जियो तियानजियाओ ने उसे कैद कर लिया और यहाँ तक कि उसे खेती करने का अधिकार भी छीन लिया। उनका अतीत बहुत समान था। वाह! जियोई ने एक लंबी सांस ली और फोन किंगजू को गंभीरता से देखा। किंगजू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
हम फैंग क्विंगजू अचंभित रह गया। जियो यी ने गंभीरता से कहा, मैं निश्चित रूप से आपके डेंटियन को ठीक करने का एक तरीका ढूंढूंगा, आपको परिवार के मुखिया की स्थिति में बैठने में मदद करूंगा और आपके माता पिता को आपका सम्मान करने दूंगा। मुझे सांत्वना देने के लिए धन्यवाद जियाओ यी। फॉन्ग किंगजू ने कड़वी मुस्कान दी, मेरे डेंटियन की मरम्मत बिल्कुल नहीं की जा सकती, और अगर मैं अपने डेंटियन की मरम्मत भी कर लूं तो मुझे डर है कि मैं फॉन्ग जिन के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाऊंगा। फैंग जिन को रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी में प्रवेश मिलना लगभग निश्चित था और जब तक वह वहां से लौटता तब तक वह शायद शेंटोंग क्षेत्र में प्रवेश कर चुका होता। जियो यी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें और दृढ़ हो गईं। किंगजू, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अगले दिन जियाओ यी और फांग किंगजू अपना समय घर में ही बिताते थे, पौधों की देखभाल करते, शतरंज खेलते और दिन में 3 बार खाना खाने के अलावा साथ मिलकर पानी में मछलियां भी पकड़ते थे। उन्होंने खुद एक छोटा सा सब्जी का खेत भी खुद ही उगाया था। ये वह जीवन था जिसे फॉन्ग किंगजू ने कभी अनुभव नहीं किया था, लेकिन जिसकी वह हमेशा से लालसा करता रहा था। वे दोनों इस सरल किंतु हृदयस्पर्शी आनंद में डूब गए। रात में बिस्तर पर पालथी मारकर बैठे शियाओई ने अपनी आंखें खोलीं और उसकी काली पुतलियों में एक तेज रोशनी घूम गई, जिससे वह एक ही विचार से अनंत स्वर्गीय मकबरे के भीतर प्रकट हो गया। चिकित्सा सन फैंग लेई, अमर चिकित्सा राजा जू शेंगई। जियाओ यी ने एक के बाद एक कई कोशिशें की, लेकिन महान और प्रसिद्ध हस्तियों की ये कब्रें बिल्कुल दुर्गम थीं। अपनी पहुंच में मौजूद कब्रों को लगभग छान मारने के बाद जियाओ यी को आखिरकार अपना लक्ष्य मिल ही गया। ये 2 फुट ऊंची कब्र थी जिस पर लकड़ी का एक स्तंभ खड़ा था। इस स्तंभ पर कब्र के निवासी के बारे में जानकारी अंकित थी। बयान है, स्वर्गीय युआन क्षेत्र, जिसे अंडरवर्ल्ड डॉक्टर पूर्वज के रूप में जाना जाता था। ये चिकित्सा कौशल में विशेषज्ञता वाला एकमात्र मकबरा था जिसे जियोई वर्तमान में एक्सेस कर सकता था। अंडरवर्ल्ड डॉक्टर पूर्वज। बयान है, मुझे आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। धमाका। उसके चारों ओर ईश्वरीय सीलिंग बीज शानदार ढंग से चमक रहा था, शानदार ढंग से विकीर्ण हो रहा था। मेरे लिए ब्रेक लो। एक ठंडे बड़े हाथ ने उसके सामने कब्र को चकनाचूर कर दिया और एक वृद्ध आकृति अचानक प्रकट हुई। यह आकृति झुकी हुई और थोड़ी झुकी हुई थी। उसके बाएं हाथ में एक मानव सिर के आकार का बैंगनी लिंगजी था और उसके दाहिने हाथ में जड़ों से लिपटी एक जिनसेंग की छड़ी थी। ईश्वर सीलिंग बीज, देवताओं को दबाओ और सील करो। 20 ईश्वर सीलिंग बीज शानदार प्रकाश के साथ फूट पड़े, जिससे एक विशाल पिंजरा बन गया जिसमें बयान है फंस गया। बयान है कि बैंगनी लिंगजी और जिनसेंग की छड़ी हर दिशा में वार करती रही, जिससे पिंजरा जोर जोर से गड़गड़ाने लगा, फिर भी वह अपनी सीमा से बाहर नहीं निकल सका। वह एक आत्मिक प्रकाश की किरण में बदल गया और जियाओ यी द्वारा ईश्वरीय सीलिंग बीज के भीतर दबा दिया गया। भगवान सीलिंग बीज के अंदर उसके समान एक मूर्ति संघनित है। एक ही समय पर जियो यी को बयान है कि विरासत भी मिली, जिसमें 2 वस्तुएं शामिल थीं। इनमें से एक सुदूर दक्षिणी सीमा से अंडरवर्ल्ड डॉक्टर वंश का पवित्र स्क्रॉल था, नीदर किंग मेडिकल कैनन, और दूसरा एक प्यूपल स्किल था जिसे ब्लड मून अंडरवर्ल्ड प्यूपल कहा जाता था। दक्षिणी सीमा के अंडरवर्ल्ड डॉक्टरों ने निरीक्षण द्वारा निदान पर जोर दिया। इनमें निरीक्षण में रोगी की शारीरिक स्थिति, बीमारी की जड़ तथा लक्षणों की प्रकृति आदि को समझने के लिए आंखों से निरीक्षण करना शामिल था। ब्लड मून अंडरवर्ल्ड प्यूपिल को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, स्टार प्यूपिल, मून प्यूपिल और नेदर प्यूपिल। डेंटियान की मरम्मत की विधि। जियो यी, जो नीदर किंग मेडिकल कैनन को जल्दी से देख रहा था, उत्साह से कांप उठा और उसके चेहरे पर परमानंद की झलक दिखाई दी। ग्राफ्टिंग तकनीक। स्वर्ग वास्तव में उन लोगों को निराश नहीं करता जो दृढ़ हैं। मैंने आखिरकार इसे पा लिया है। ये ग्राफ्टिंग तकनीक अंडरवर्ल्ड डॉक्टरों की एक अनूठी विधि है जिसमें डेंटियान को एक विशिष्ट राक्षसी जानवर के कोर से प्रतिस्थापित किया जाता है। इस दृष्टिकोण में बहुत बड़ी खामी है, अर्थात किसी की साधना की सीमा राक्षसी पशु के मूल के स्तर से निर्धारित होगी। उदाहरण के लिए, यदि आप दांतियान के स्थान पर द्वितीय श्रेणी के राक्षसी पशु के कोर का उपयोग करते हैं, तो उच्चतम स्तर जो प्राप्त किया जा सकता है वह क्यूई संग्रहण क्षेत्र का शिखर है। यदि ये तृतीय श्रेणी का राक्षसी पशु कोर है तो उच्चतम साधना सीमा दिव्य क्षमता क्षेत्र का शिखर है। और इसी तरह सौभाग्य से इन राक्षसी जानवरों के कोर को बदला जा सकता है। जब तक कोई भविष्य में पर्याप्त रूप से शक्तिशाली हो जाता है, तब तक उच्च स्तरीय राक्षसी जानवरों का शिकार करके उनके कोर लेना और उन्हें अपने नए डेंटियान से बदलना पूरी तरह संभव है। जियो यी ने राहत की सांस ली और बेडरूम में लौट आए। मैं अभी किंगजू को नहीं बताऊंगी, मैं उसे सरप्राइज देने से पहले सब कुछ तैयार होने का इंतजार करूंगी। जब भोर होगी तो मैं ग्राफ्टिंग तकनीक के लिए ज़रूरी औषधीय जड़ी बूटियां और जानवरों के कोर खरीदने के लिए ट्रेजर पवेलियन जाऊंगी। किंगजू, मैंने एक बार तुम्हें परिवार का मुखिया बनने में मदद करने का वादा किया था और मैं अपने वादे से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगी। ये देखते हुए कि भोर होने में अभी कुछ घंटे बाकी थे, जियो यी ने बस ब्लड मून अंडरवर्ल्ड प्यूपिल की साधना शुरू कर दी।
स्टार प्यूपल को विकसित करने का पहला क्षेत्र है तारों की रोशनी को अपने अंदर खींचना और उसे अपनी आंखों में संघनित करना। जियाओ यी छत पर खड़ा होकर तारों भरे आकाश को निहार रहा था और साधना विधि पर विचार कर रहा था। अस्पष्ट असंख्य तारों से गिरती हुई तारों की रोशनी उसकी आंखों में समाती हुई दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें और भी ज्यादा चमकने लगीं और 2 घंटे बाद जियाओई ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। फुफ फुफ, उसकी आंखें चमकते सितारों की तरह चमक उठीं, जैसे उसने अपने मुंह के कोनों को मोड़ा और खुद से बुदबुदाया, ब्लड मून अंडरवर्ल्ड प्यूपल को साधना इतना भी मुश्किल नहीं है। बस 2 घंटे में मैंने स्टार प्यूपल को सफलतापूर्वक विकसित कर लिया है। यदि दक्षिणी सीमा पर रहने वाले अंडरवर्ल्ड डॉक्टर वंश के लोगों ने ये सुना तो वे शायद पागल हो जाएंगे। यहाँ तक कि बयान है, जिसे अंडरवर्ल्ड डॉक्टरों के वंश का सबसे मजबूत प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता था, ने स्टार प्यूपिल को सफलतापूर्वक संघनित करने के लिए पूरा दिन और रात खर्च कर दिया था। बिल्कुल, जियाओ यी को इस बात का पता नहीं था। खजाना मंडप, आंतरिक कैबिनेट, पहली मंजिल हॉल। वह स्थान लोगों से भरा हुआ था। जियो यी भीड़ के बीच खड़ा था, यह विश्वास करते हुए कि उसके आगमन की खबर जल्द ही एल्दयान और अन्य लोगों तक पहुंच जाएगी, इसलिए वह बस वहीं इंतजार कर रहा था। क्या ये भाई भी मिस लिन का इंतजार कर रहा है? भैया, हमारी तरफ तो देखो, कौन उपहार नहीं ला रहा है। खाली हाथ आना कोई ईमानदारी नहीं लगती है ना। 7 या 8 सुंदर युवक जियाओ यी के पास खड़े थे। प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में कोई न कोई उपहार था, जिसमें प्रसिद्ध पेंटिंग, प्राचीन वस्तुएं, सुगंधित फूल आदि सब कुछ मौजूद था। तो ये सभी लिन बिंगक्सन के अनुयायी हैं। आश्चर्य की बात है कि उस बर्फीली महिला के बहुत सारे प्रशंसक थे। जियाओ यी की आंखें चमक उठीं और उसने गंभीरता से कहा, यहाँ मेरी उपस्थिति ही सबसे बड़ा उपहार है। एक बार लिन बिंगक्सन मेरा चेहरा देख लेगी तो उसे मेरे अभिवादन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके अलावा मैं उसे चाचा कहलवाने पर मजबूर कर सकता हूँ। तुम्हें यकीन है या नहीं? पाह, आप अपनी तुरही कुछ ज़्यादा ही जोर से बजा रहे हैं। तुम्हारी तो बात ही छोड़ो, यहाँ तक कि झांगजी को भी मिस लिन दूसरी नज़र से नहीं देखती। और झांगजी वह व्यक्ति है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक घटना का कारण बना। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसकी तुलना कर सकती हो? अगर यह सचमुच वैसा ही है जैसा आप कह रहे हैं, तो मैं अपने हाथ में रखे इस प्राचीन फूलदान को निगल जाऊंगा। जैसे ही सभी लोग सामूहिक रूप से जियाओ यी की निंदा कर रहे थे, जिस युवक ने सबसे पहले जियाओ यी का अभिवादन किया था, उसने अचानक कहा, देखो, मिस बिंगक्सन बाहर आ रही हैं। हे। वह इस ओर आ रही हैं। नहीं, ये सही नहीं है। वह इस शेखी बघारने वाले राजा की ओर क्यों चल रही है? बकवास। विस्मयादिबोधक के एक क्रम के बीच लिन बिंगक्सन सीधे जियाओ यी के पास गया और कहा, जियाओ। जियाओ यी ने एक भान उठाए और युवा पुरुषों की स्तब्ध भीड़ पर नजर डाली। उसने उदासीनता से कहा, मुझे चाचा कहो। हिस। भीड़ ने तेजी से सांस ली। क्या उसने सचमुच लिन बिंगक्सन से उसे चाचा कहलवाया था? क्या वह पिटने की मांग कर रहा था? लिन बिंगक्सन की आंखें फड़कने लगीं। वह चाहती थी कि वह जियाओ यी को थप्पड़ मारकर मार डाले, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। कितना निराशाजनक। लिन बिंगक्सन ने गहरी सांस ली, अपने दांत पीस लिए और जियो यी को घूर कर देखा। इस कमीने ने वास्तव में उसे सार्वजनिक रूप से चाचा कहने पर मजबूर किया। लेकिन जब उसे याद आया कि शर्त उसका अपना प्रस्ताव था, तो लिन बिंगक्सन केवल अपने दांतों को दबा सकती थी और पूरी कोशिश के साथ 2 शब्द कह सकती थी, अंकल। अंकल। गुरुजी, आप मेरे यहाँ क्यों आए हैं? एल्दयान शियाओ यी के सामने सम्मानपूर्वक खड़े थे। यदि बाहरी लोग ऐसा व्यवहार देखते तो उन्हें गहरा सदमा पहुंचता। जियो यी ने उदासीनता से उत्तर दिया, मुझे कुछ औषधीय जड़ी बूटियां चाहिए। कोई बात नहीं। एल्दयान ने अपनी छाती थपथपाए और कहा, गुरुजी, मुझे बस एक सूची दे दीजिए और मैं बिंगशिन से उसे तुरंत तैयार करवा दूंगा। जियो यी ने सिर हिलाया और पहले से तैयार की गई सूची एल्दयान को सौंप दी। बिना देखे ही एल्दयान ने सूची लिन बिंगक्सन को सौंप दी। तुरंत भंडार कक्ष में जाओ और शिक्षक की ज़रूरत की हर चीज़ ले आओ। अगर यह वहाँ नहीं है तो जितनी जल्दी हो सके शहर की अन्य शाखाओं से इसे ले आओ। लिन बिंगक्सन ने सूची लेने और जाने से पहले जियो यी को नाराजगी भरी नज़र से देखा। एल्दयान, आपकी दवा का समय हो गया है। एक सफ़ेद बालों वाला बुजुर्ग अपने हाथों में हर्बल सूप का एक भाप से भरा कटोरा लिए हुए अंदर आया। जियाओ यी ने भौहें चढ़ाकर पूछा, बीमार? एक पुरानी बीमारी है, मैं दवा ले रहा हूँ लेकिन इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। एल्दयान ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बूढ़े व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, ये लुओ है, वह कीमियागर जिसे मैंने मोटी रकम देकर काम पर रखा था। वह नानहुआंग शहर के शीर्ष 10 कीमियागरों में से एक है। लुओ, कीमियागर ने जियो यी की ओर देखा और ठंडे स्वर में खर्राटे लिए, अहंकार के भाव से अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया। जियो यी की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं जब उसने एल्दयान की जांच करने के लिए अपने स्टार प्यूपिल को सक्रिय किया, फिर सूप के कटोरे की ओर देखा। आप उसे कौन सी दवा दे रहे हैं? लुओ ने हल्के से कहा, फेफड़ों की सफाई करने वाला डिटॉक्स सूप।
यह एक दिव्य औषधि है जिसे मैंने स्वयं तैयार किया है। क्या तुम, एक अनुभवहीन बच्चे, इसे समझ सकते हो? एल्डरयान, लुओ का स्वभाव भले ही खराब हो, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अपना गुस्सा शांत करें। एल्डरयान ने लुओ को गुस्से से देखा और सम्मानपूर्वक जियाओ यी से माफ़ी मांगी। मेरा गुस्सा शांत करो, इस नीम हकीम के हाथों तुम्हारी मौत होने वाली है। जियाओ यी ने झुंझलाहट में अपनी आंखें घुमाईं। आह! एल्डरयान पूरी तरह से हक्का बक्का रह गए। लुओ के चेहरे का रंग उड़ गया और वह चिल्लाया, बकवास, मैंने एल्डरयान को कब नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है? उसके फेफड़ों में अग्नि विष है, स्वाभाविक रूप से फेफड़ों की सफाई करने वाले डिटॉक्स सूप की ज़रूरत है। तुम कुछ नहीं जानते, तुम पागल लड़के, बकवास कर रहे हो, सावधान रहो, वरना मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। जियाओ यी ने व्यंग्य किया, अग्नि विष? अगर यह फेफड़ों में अग्नि विष होता तो यह वास्तव में लगातार सीने में दर्द और खांसी का कारण बनता, और दर्द दोपहर के समय सूर्य के चरम पर होने पर सबसे ज्यादा होना चाहिए। फिर भी उसे सबसे ज्यादा दर्द आधी रात को होता है। आप इसे कैसे समझाएंगे? ये लुओ का चेहरा हरे से सफ़ेद हो गया। कुछ क्षण के लिए वह जवाब देने में असमर्थ हो गया। जियाओ यी ने जोर देकर कहा, फेफड़ों को साफ करने वाला डिटॉक्स सूप इस्तेमाल करना सही है अगर वह आग का जहर हो, लेकिन अगर वह सर्दी का जहर हो तो क्या होगा? सूप से सर्दी देने से जहर और भी बढ़ जाएगा। अगर आप अपनी दवा जारी रखेंगे तो वह निस्संदेह 3 महीने के अंदर मर जाएगा। धम्म! लुओ भयभीत और उन्मत्त होकर जमीन पर गिर पड़ा। मुझे छोड़ दो एल्डरयान, मुझे छोड़ दो। ये निर्णय में केवल एक क्षणिक चूक थी, कृपया मुझे माफ़ कर दो। एल्डरयान अब इस बात से अनजान नहीं रह सकते थे कि लुओ को खरीद लिया गया है। उसका चेहरा उदास हो गया और उसने हाथ हिलाते हुए कहा, उसे ले जाओ और उससे कड़ी पूछताछ करो, पता लगाओ कि इसके पीछे कौन है। हाँ, लुओ को 2 क्यूई गैदरिंग क्षेत्र के ताकतवर लोगों द्वारा घसीटा गया। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह नासमझ सा दिखने वाला युवक एक नज़र में सब कुछ कैसे समझ सकता है। जियाओ यी पर पहले लगाए गए उसके अज्ञानी और अनुभवहीन होने के आरोप याद आते ही उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। धम्म! एल्डरयान सीधे शियाओ यी के सामने घुटने टेक कर बोला, गुरुजी, आपके जीवन रक्षक अनुग्रह का बदला चुकाने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, कृपया मेरा विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। जियाओ यी ने हाथ हिलाते हुए कहा, हमारे बीच ऐसी औपचारिकताओं की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक नुस्खा दूंगा, 1 महीने तक इसका पालन करो और तुम्हारे फेफड़ों में जमा ठंडा जहर पूरी तरह से बाहर निकल जाएगा। धन्यवाद गुरुजी, एल्डरयान ने उत्साह से दबा ली। जियाओ यी को और भी ज्यादा प्रशंसा और उत्साह से देखते हुए एल्डरयान आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। इतने कम उम्र के व्यक्ति के पास न सिर्फ असाधारण दृष्टि थी, बल्कि तलवारबाजी में भी अद्भुत कौशल था, और अब तो चिकित्सा ज्ञान का भी बखान कर रहा था। एल्डरयान ने आश्चर्य से कहा, गुरुजी सचमुच एक दिव्य पुरुष हैं। पहले से लिनबिंगक्सिन दोनों हाथों में एक प्राचीन काली संग्रहण अंगूठी पकड़े हुए अंदर आईं। एल्डरयान ने अंगूठी ली और आदरपूर्वक उसे जियोई को भेंट की। गुरुजी, ये वह संग्रहण अंगूठी है जो मैंने विशेष रूप से आपके लिए तैयार की है। आपके द्वारा मांगी गई सभी औषधीय जड़ी बूटियां इसमें मौजूद हैं। बिंगशिन ने जियोई को ईर्ष्या से देखा। यह एक स्टोरेज रिंग थी। केवल स्वर्णिम कोर क्षेत्र से ऊपर के लोग ही इसे बना सकते थे। विशाल नानहुआंग शहर में स्टोरेज रिंग पहनने वाले बहुत कम और दूर दूर तक फैले हुए थे। जियोई ने अपनी बाहें उठाईं और अंगूठी स्वीकार कर ली। मैं इस भाव की सराहना करता हूँ। यह मेरा कर्तव्य है। कुछ देर रुकने के बाद एल्डरयान ने आगे कहा, गुरुजी, आपने मुझे जो सूची पहले दी थी उसके अनुसार हम बैंगनी रंग के रक्त अजगर के दानव कोर को नहीं ढूंढ पाए। हालांकि मैंने बिंगशिन से इसके ठिकाने के लिए इनाम जारी करवा दिया है। अगर कोई इसे ढूंढ लेता है तो हम आपको तुरंत सूचित करेंगे। कोई बात नहीं, आप इसे संभाल लीजिए। जियोई ने खड़े होते हुए सिर हिलाया। एल्डरयान ने आदरपूर्वक कहा, गुरुजी, कल झांग परिवार के युवा झांग जे ने सभा क्यूई क्षेत्र की 5वीं परत में प्रवेश किया और एक दिव्य घटना को आकर्षित किया। झांग परिवार इस उत्सव में एक भोज का आयोजन कर रहा है और नानहुआन के सभी लोगों को आमंत्रित कर रहा है। क्या आप इसमें शामिल होना चाहेंगे? उन्होंने नानहुआंग शहर के प्रमुख परिवारों की सभाओं में शायद ही कभी भाग लिया हो, लेकिन झांग परिवार की एक अद्वितीय प्रतिभा, जिसने एक दिव्य घटना को जन्म दिया, वास्तव में उनके ध्यान के योग्य थी। कोई स्वर्गीय घटना? जियोई चौंक गया। उसकी आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। जो कोई भी स्वर्गीय घटना को आकर्षित कर सकता था, वह निस्संदेह स्वर्ग का पसंदीदा बच्चा था, एक अद्वितीय प्रतिभा। ठीक अतीत के जियो तियानजियाओ की तरह, जिसके जन्म ने एक स्वर्गीय घटना को आकर्षित किया था और यहाँ तक कि एक अग्नि ड्रैगन को भी बुलाया था ताकि वह उसे अपना स्वामी मान सके। ऐसी प्रतिभाएं महान कियान राजवंश में भी दुर्लभ थीं। सुदूर नानहुआंग शहर में पैदा होना तो दूर की बात थी। जियाओ यी भी झांग जेड के बारे में कुछ उत्सुक थी जो स्वर्गीय घटनाओं को आकर्षित कर सकता था, और उसने कहा, मेरे पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं है, इसलिए एक नज़र डालने में कोई हर्ज नहीं है। ...
आज झांग परिवार का निवास जगमगा रहा था और वहां चहल पहल थी। झांग की ओर जाने वाली सड़कों पर गाड़ियां आती जाती देखी जा सकती थीं, जिनमें नानहुआंग शहर के सभी प्रभावशाली व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से आते जाते दिखाई देते थे। झांग परिवार सचमुच प्रभावशाली है, क्योंकि उन्होंने ऐसे गैंडे को जन्म दिया है जो दिव्य चमत्कारों को बुलाता है। एक दशक से भी कम समय में नानहुआंग शहर में कोई भी झांग परिवार का मुकाबला नहीं कर पाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है। फैंग परिवार के फैंग जिन भी पुरुषों में एक सच्चे ड्रैगन हैं। ऐसा कहा जाता है कि वह वर्तमान में राजधानी में रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी में मूल्यांकन से गुजर रहे हैं और उनके प्रवेश पाने की बहुत अच्छी संभावना है। फैंग परिवार के फैंग जिन और झांग परिवार के झांग जे, ये हमारे नानहुआंग शहर के दो सच्चे ड्रैगन हैं। रास्ते में कई शक्तिशाली व्यक्तियों को इस घटना पर चर्चा करते हुए सुना जा सकता था। स्पष्टतः इन स्वर्ग और पृथ्वी की घटनाओं का प्रभाव काफी महत्वपूर्ण था। झांग परिवार के घर के प्रवेश द्वार पर झांग योंग और उसका बेटा मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। भाई झांगजे, आपको भविष्य में मेरा अच्छे से ख्याल रखना होगा, चेन योंग के बेटे चेन ताओ ने झांगजे से आंख मारते हुए और कुछ हद तक खुशामद करते हुए कहा। झाओ परिवार के युवा गुरु झाओ जियान ने झांग जी की ओर सिर हिलाया, न तो चापलूसी और न ही दबंग गई, और फिर झांग योंग से माफी मांगी। मेरे पिता निमंत्रण प्राप्त करने से पहले ही बंद दरवाजे की साधना में प्रवेश कर चुके थे और व्यक्तिगत रूप से नहीं आ सके। मुझे उम्मीद है कि चाचा झांग उन्हें माफ कर देंगे। झांग योंग हंसा, कोई चिंता नहीं। भाई झाओ को तलवार की तकनीक मिल गई और वह तुरंत समझ में आ गई। यह एक साधक के लिए स्वाभाविक बात है। कल तक वह काफी ईर्ष्यालु था कि झाओ यू ने सबड्यूइंग टाइगर तलवार स्क्रॉल प्राप्त कर लिया था। अभी तक उन्होंने अपने बेटे झांग जी को गर्व और आत्मसंतुष्टि से भरे चेहरे से देखा। तीसरे दर्जे की उच्च स्तरीय तलवार तकनीक के बारे में क्या? उनका पुत्र एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो स्वर्गीय घटनाओं को आकर्षित करता था। फैंग परिवार से अभी तक कोई क्यों नहीं आया? झांग जी ने नाराजगी से कहा। झांग योंग ने व्यंग्य किया, कुछ दिन पहले ही फैंग्स ने बहुत बड़ा अपमान झेला है, शायद उनमें किसी को भेजने की हिम्मत नहीं है। बोलते बोलते अचानक उसके हाव भाव बदल गए। जियाओजे, देखो, क्या यह एल्डयान की गाड़ी नहीं है? पिताजी, ये वास्तव में एल्डयान की गाड़ी है। झांगजे की आंखें चमक उठीं। दरवाजे पर खड़े मेहमानों के चेहरे पर ईर्ष्या झलक रही थी। क्या एल्डयान भी भोज में आ रहे हैं? झांग परिवार वाकई प्रभावशाली है। झांग जी और उनके पिता के चेहरे पर गर्व के भाव थे और वे आगमन का स्वागत करने के लिए तत्पर हो गए। लिन बिंगक्सिन के सहयोग से एल्डयान गाड़ी से नीचे उतर गए। झांग जी और उनके पिता ने सम्मानपूर्वक कहा, हम एल्डयान की भव्य उपस्थिति का स्वागत करते हैं। हा हा, बधाई हो कुलपति झांग, ऐसे गैंडे के साथ झांग परिवार का भविष्य असीम है। एल्डयान ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। झांग योंग ने आत्मसंतुष्ट भाव से कहा, ये सब जियाओजी के अपने कठिन प्रयासों का परिणाम है। एल्डयान, कृपया अंदर आइए। झांगजे ने उत्सुक आंखों से लिन बिंगक्सिन को देखा। बिंगशिन, कृपया अंदर आइए। एल्डयान ने हाथ हिलाते हुए कहा, जल्दी मत करो, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं। हम झांग योंग और उनके बेटे ने असमंजस में एक दूसरे को देखा, सोच रहे थे कि किसकी इतनी इज्जत है कि एल्डयान खुद उनका इंतजार करेंगे। उन्हें पूछताछ करना उचित नहीं लगा, इसलिए झांग योंग ने कहा, तो एल्डयान, आप आगे चले जहां हमने मेज और कुर्सियां रखी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एल्डयान मुस्कुराए और लिन बिंगक्सिन के साथ निवास के सामने रखी कुर्सियों पर बैठ गए। नानहुआंग शहर में एल्डयान व्यक्तिगत रूप से किसका इंतजार करेंगे? मैंने सुना है कि नगर के स्वामी को भी आमंत्रित किया गया है। क्या ये हो सकता है कि नगर के स्वामी भी इसमें शामिल हों? विशाल नानहुआंग शहर में नगर स्वामी के अलावा और कौन ऐसा होगा जो एल्डयान को व्यक्तिगत रूप से प्रतीक्षा कराने के योग्य होगा? अटकलों की फुसफुसाहट के बीच सामने से घोड़े की टापों की आवाज आ रही थी। अजगर की पोशाक पहने, चीड़ के पेड़ की तरह सीधा, एक अधेड़ उम्र का आदमी घोड़े पर सवार होकर आ रहा था। इस आदमी की आभा बहुत ही भयानक थी, वीर और शक्ति से भरपूर। उसका चीरक अजगर और बाघों की एक साथ दहाड़ जैसा था। वह नानहुआंग शहर का स्वामी था, युद्ध कौशल के मामले में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था, जो दिव्य क्षमता क्षेत्र सिकोंग नान के शिखर पर विद्यमान था। नगर स्वामी आ गया है। देखो, एल्डयान खड़े हो गए हैं। ऐसा लगता है कि वह वास्तव में शहर के लॉर्ड सिकोंग नान का स्वागत करने के लिए यहाँ आए हैं। जब सब लोग देख रहे थे, एल्डयान खड़े हुए और तेजी से सिकोंग नान की ओर चल पड़े। झांग जी और अन्य लोग उनके पीछे पीछे चल रहे थे। सिकोंग नान घोड़े से उतरा, एल्डयान को व्यक्तिगत रूप से उसका स्वागत करते देख आश्चर्यचकित हो गया। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। एल्डयान, आप मेरी बहुत ज्यादा चापलूसी कर रहे हैं। तथापि एल्डयान ने बस उनकी ओर हल्का सा सिर हिलाया और फिर आगे बढ़ गए और सिकोंग नान के पीछे ही खड़े एक पुरुष और एक महिला की ओर मुड़कर आदरपूर्वक झुके। युवा मास्टर जियो, मैडम जियो, आप आखिरकार आ ही गए। क्या? सिकोंग नान के चेहरे पर मुस्कान छा गई। झांग जी और अन्य लोग भी वहीं रुक गए।
चारों ओर हर कोई अचंभित था। लानत है, शहर के स्वामी का स्वागत करते हुए मेरे गधे। वे स्पष्टतः उस युवा जोड़े का इंतजार कर रहे थे। क्या वह फैंग किंगजू है जो फैंग परिवार से है, और उसके बगल वाला आदमी उनका दामाद जियाओ ही है? क्या एल्डरयान वास्तव में उनका इंतजार कर रहे थे? हर किसी को अपने सिर में झुनझुनी महसूस हुई, यह अविश्वसनीय लग रहा था। सबने सोचा था कि एल्डरयान नानहुआंग शहर के स्वामी सिकोंग नान का इंतजार कर रहे होंगे। यहाँ तक कि खुद सिकोंग नान भी ऐसा ही मानते थे, क्योंकि नानहुआंग शहर में एल्डरयान से इतना गर्मजोशी भरा उत्साह पाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही थे। पर अब एल्डरयान ने केवल सिर हिलाकर सहमति जताई थी। इसके बजाय उन्होंने जियाओ ही के प्रति सम्मान दिखाया। सिकोंग नान ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। फैंग परिवार का दामाद शियाओ ही। दिलचस्प है, जब झांगजे ने जियाओ ही को देखा तो उसकी अभिव्यक्ति कुछ भद्दी हो गई। वह एक अद्वितीय प्रतिभावान व्यक्ति था जिसने दिव्य शक्तियों को आकर्षित किया था, फिर भी एल्डरयान ने उसकी केवल सहज प्रशंसा की थी, जबकि वह शियाओ ही के प्रति इतना सम्मान प्रदर्शित कर रहा था। वह तो बस एक मामूली दामाद है, उसे इस तरह के व्यवहार का क्या अधिकार है? जियो ही उनके विचारों से अनजान असहायता से एल्डरयान की ओर देखती रही। क्या मैंने तुम्हें पहले अंदर जाने के लिए नहीं कहा था? वह बहुत अधिक ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। एल्डरयान ने हंसते हुए धीमी आवाज में कहा, शिक्षक के आने से पहले शिष्य ने बैठने की हिम्मत कैसे की? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो ही ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। वह मूल रूप से एल्डरयान के साथ आया था, लेकिन फॉन्ग किंगजू को घर पर अकेला छोड़कर निश्चिंत नहीं हो सका। उसने फॉन्ग किंगजू को अपने साथ लाने के लिए एक विशेष यात्रा की थी। उसने सोचा था कि एल्डरयान उससे पहले अंदर चले जाएंगे, लेकिन उसे पता चला कि वह वास्तव में यहाँ उसका इंतजार कर रहा था। तुम आगे चलो, जियो ही ने कहा। एल्डरयान के मन में उनके प्रति जो सम्मान था, उसे देखते हुए वह निश्चित रूप से उनसे आगे चलने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। लेकिन ऐसा करने में जियाओ ही का नाम विशाल नानहुआंग शहर में प्रसिद्ध हो जाएगा, और किस में इतना कद था कि एल्डरयान उसका अनुसरण कर सके? एल्डरयान भी समझ गए कि जियाओ ही का क्या मतलब था, और इस तरह वे आगे बढ़े और सिकोंग नान और झांग योन के पास पहुंचे। उन्होंने सिकोंग नान की ओर सिर हिलाया, फिर झांग योन की ओर मुड़कर कहा, झांग, अगर मैं 2 और लोगों को ले आऊं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? बिल्कुल नहीं, जियो का आना मेरे झांग परिवार के लिए सम्मान की बात है, झांग योन ने लगातार उत्तर दिया। वह जियाओ ही के चेहरे की उपेक्षा नहीं कर सकता था। एल्डरयान की तो बात ही छोड़ दीजिए। जियाओ ही ने हाथ जोड़कर कहा, बधाई हो झांग। हाँ, कृपया अंदर आइए जियो, झांग ने उत्तर दिया। झाओ जियान उसके पास गया। उसका व्यवहार सम्मानजनक था। जियो, मेरे पिता एकांत में तलवार की तकनीक सीख रहे हैं और उपस्थित नहीं हो सकते, इसलिए मैं आपको उनका सम्मान देने के लिए यहाँ आया हूँ। बहुत सराहना की। जियो ही ने सिर हिलाया और भीड़ के पीछे हवेली में चला गया। सिकोंग नान ने एल्डरयान और उसके समूह की पीठ को देखा और उसकी ठुड्डी को सहलाया। विशाल नानहुआंग शहर में उनसे मिलने पर किसने उनकी चापलूसी नहीं की, लेकिन जियो ही ने उसे ऐसे खारिज कर दिया जैसे वह हवा हो। वह समझ गया कि यह कोई दिखावा नहीं था। शियाओ ही के दिल में नानहुआंग शहर की पहली सैन्य शक्ति, उससे सचमुच कोई डर नहीं था। उसने उत्सुकतावश झांग योंग से पूछा, झांग, उस शियाओ ही और एल्डरयान के बीच क्या रिश्ता है? झांग योंग ने उत्तर दिया, जियाओ ही में खजानों का मूल्यांकन करने की प्रतिभा है और उसने एल्डरयान को एक महान विद्वान की विरासत की एक जोड़ी की पहचान करने में मदद की थी, जो अपने लेखन से लोगों की जान ले सकता था, इसलिए एल्डरयान उसका बहुत सम्मान करते हैं। झांगजे ने उपेक्षापूर्ण ढंग से उपहास किया और कहा, क्या वह कुछ चतुर चालों के माध्यम से एल्डरयान का पक्ष नहीं ले रहा है? इस दुनिया में व्यक्ति की अपनी ताकत ही नींव होती है। सिकोंग नान बस मुस्कुराया, न तो झांगजे से सहमत था और न ही असहमत, लेकिन जियाओ ही में उसकी रुचि बढ़ गई। अगर एल्डरयान उसे इतना महत्व देते हैं, तो निश्चित रूप से यह ऐसा कुछ नहीं है जो केवल चतुर चालों के माध्यम से किया जा सकता है। फैंग परिवार का दामाद जियाओ ही वास्तव में काफी दिलचस्प है। झांग योंग ने कहा, नगर के स्वामी, भोज शुरू होने वाला है, क्या हम भी अंदर चलें? हम झांग परिवार द्वारा आयोजित भोज कोई छोटा मोटा मामला नहीं था। कल फॉन्ग तियानहाओ के जन्मदिन के भोज में 30 से अधिक टेबलें थीं, लेकिन यहाँ उन्होंने पूरी 60 टेबलें लगाई थीं और सभी सीटें भरी हुई थीं। जैसे ही अतिथियों ने अपनी सीटें लीं, झांग योंग ने मुस्कुराते हुए कहा, आज रात के भोज में अपनी उपस्थिति से आप सभी का धन्यवाद। जियाओजी द्वारा अपनी विलक्षणता से स्वर्ग और पृथ्वी का ध्यान आकर्षित करने का जश्न मनाने के लिए मैंने इस अवसर को और भी आनंदमय बनाने के लिए विशेष रूप से एक हथियार आत्मा एकीकरण समारोह तैयार किया है। एक हथियार आत्मा एकीकरण समारोह। वहां उपस्थित सभी लोग ठंडी हवा में सांस लेने से खुद को नहीं रोक सके, उनके चेहरे सदमे से भरे हुए थे। बैकवोट। एल्डरयान ने भी अपनी भौहें उठाईं। एक तात्विक हथियार। झांग से इतना साहस।
सिकोंग नान की आंखें चमक उठीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि झांग एक मौलिक हथियार प्राप्त कर सकता है। मुझे आश्चर्य है कि यह किस ग्रेड का है। मौलिक हथियार। इन ब्लेडों को केवल तात्विक ऊर्जा से भरकर ही सक्रिय किया जा सकता है। इन्हें 9 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें से प्रत्येक अमूल्य है। यहाँ तक कि 9वीं श्रेणी का मौलिक हथियार भी सैकड़ों हजारों चांदी के बराबर का होता है, और वह भी कीमत सहित, लेकिन उसका कोई बाजार नहीं है। सबके चेहरों पर ईर्ष्या और आश्चर्य देखकर झांग योन का दिल गर्व से भर गया। उसने विनम्रता का दिखावा करते हुए कहा, सीमित क्षमता के साथ झांग ने जो हासिल किया है वह तो एक दोयम दर्जे का तात्विक हथियार है। एक द्वितीय श्रेणी का तात्विक हथियार। केवल शेंटोंग क्षेत्र का एक योद्धा ही इसकी शक्ति को पूरी तरह से उन्मुक्त कर सकता था। इसका मूल्य 10 लाख चांदी से भी अधिक है। यहाँ तक कि सिकोंग नान, जो कि किले की देखरेख करने वाले नानहुआंग शहर के स्वामी हैं, उनके पास युद्ध के लिए एक द्वितीय श्रेणी का तात्विक हथियार है। झांग योंग द्वारा झांगजे के लिए द्वितीय श्रेणी का मौलिक हथियार तैयार करना वास्तव में एक साहसिक कदम है। झांग योंग मुस्कुराया और कहा, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, मैं मौलिक हथियार यहाँ लाऊंगा। एक पल के बाद एल्डर यान से बात करते हुए जियाओयी का शरीर थोड़ा कांप उठा। उसकी धड़कन अचानक तेज हो गई और धड़कती हुई आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, मानो कोई उसे अपनी ओर खींच रहा हो। उसकी निगाहें सहज ही उस ओर चली गईं। उसने झांग योन को एक काले लकड़ी के बक्से के साथ आते देखा, जिसकी सतह पर ड्रैगन और फीनिक्स की नक्काशी थी और उस पर चमकदार डिजाइन सजे थे। सबका ध्यान अपनी ओर जाता देख झांग योन ने एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान बिखेरी। देवियों और सज्जनों, जरा गौर कीजिए, ये दूसरे दर्जे का तात्विक हथियार है, धधकती हवा की पीछा करने वाली तलवार। लकड़ी के बक्से का ताला खुल गया और जैसे ही ढक्कन उठाया गया, एक लाल रंग की तलवार वहां उपस्थित सभी लोगों के सामने आ गई। ऐसा लग रहा था कि उसका तेज ब्लेड किसी भी चीज को काटने में सक्षम है। तलवार के लाल शरीर पर शुभ बादल उसके चारों ओर घूम रहे थे, उसे घनीभूत रूप से ढक रहे थे, और उनके भीतर एक रक्त ड्रैगन की धुंधली रूपरेखा प्रतीत हो रही थी। इससे तलवार को हड्डियों को कंपा देने वाली दुष्टाभा का एक अतिरिक्त स्पर्श मिल गया। भिन्न भिन्नाओं। जैसे ही जियाओयी ने तलवार पर नजर डाली, उसका सिर धड़क उठा और उसके भीतर तलवार ऋषि की तलवारबाजी की विरासत में समाई हुई इच्छाशक्ति जोर से कांप उठी। उसके मन में तलवार की रोशनी की अनगिनत धाराएं उभर आईं और तलवारबाजी की तकनीकें उसकी आंखों के सामने चमकने लगीं। अंततः ये तलवार क्यूई के एक गोले में परिवर्तित हो गया। उस गोले के अंदर एक रक्त लाल दिव्य तलवार लटकी हुई थी। जब जियोयी ने अपनी आंखें खोलीं तो एल्डर यान, जो उसके बगल में खड़ा था, अविश्वास में कांप उठा और जियोयी को घूरने लगा। बस उस संक्षिप्त क्षण में एल्डर यान ने देखा कि जियाओयी और भी सीधा खड़ा हो गया है। उसके चारों ओर एक तेज आभा है, जो किसी अद्वितीय दिव्य तलवार जैसी लग रही है। गहरी सांस लेते हुए उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। उसने कहा, क्या ये तलवार का इरादा है? नहीं, ये तो तलवार के इरादे का भ्रूण रूप है। क्या जियाओ ने तलवार के इरादे का बीज बोया है? तलवार का इरादा, यह एक प्रकार की मार्शल अवधारणा है। यह एक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति है। आमतौर पर केवल स्वर्णिम कोर क्षेत्र और उससे आगे के लोग ही मार्शल अवधारणाओं को समझने में सक्षम होते हैं, लेकिन कुछ अद्वितीय प्रतिभाएं शेंटोंग क्षेत्र में भी मार्शल अवधारणा की शक्ति के एक अंश को समझने में सक्षम होती हैं। यह एक संकल्पनात्मक बीज है। साधना स्तर के संदर्भ में जियोयी अभी क्यूई संग्रहण क्षेत्र की पहली परत पर है, और फिर भी उसने तलवार इरादे के एक बीज को पहले ही समझ लिया है। यह अविश्वसनीय है। जियाओयी से निकलने वाली तलवार की तीखी मंशा उसके शरीर में वापस जाने से पहले एक क्षण थी। जैसे ही धधकती हवा की पीछा करने वाली तलवार को सभी के सामने पेश किया गया, तलवार के ब्लेड से निकलने वाली तेज तलवार क्यूई ने जियोयी से आने वाली तलवार की मंशा के निशान को ढक दिया, जो ज्यादातर किसी का ध्यान नहीं गया। यह एहसास अद्भुत है। जियोयी ने ज्यादा आश्चर्य न जताते हुए लंबी सांस ली। उन्हें पहले से ही तलवार ऋषि की तलवारबाजी विरासत प्राप्त हो चुकी थी। अब धधकती हवा की तलवार क्यूई की उत्तेजना के तहत तलवार इरादे के बीज को मजबूत करके, ये केवल उचित समय की बात थी। उनकी ताकत पहले से ही गैदरिंग क्यूई दायरे की 5वीं परत के एक अभ्यासी से कम नहीं थी, और तलवार इरादे के बीज के साथ यहाँ तक कि अगर उसे गैदरिंग क्यूई क्षेत्र की 6ठी परत के किसी विशेषज्ञ के खिलाफ मुकाबला करना पड़े तो भी वह लड़ने में सक्षम होगा। इस भोज में आना वास्तव में सही निर्णय था। जियोयी की निगाहें धधकती हवा की तलवार पर टिकी थीं। उसे अपने और तलवार के बीच एक सूक्ष्म संबंध बनता हुआ महसूस हो रहा था, मानो एकमात्र विचार से ही वह उसके हाथ में आ जाएगी। उसके बगल में बैठे एल्डर यान ने अपनी नजरें फिराईं और झांग योंग और उसके बेटे की ओर अजीब भाव से देखते हुए कहा, झांग पिता और पुत्र रोने वाले हैं। इस दौरान झांग योंग ने ऊंची आवाज में घोषणा की, मैं सभी को आमंत्रित करता हूं कि वे देखें कि मेरा बेटा झांगजी मौलिक हथियार का स्वामी बन रहा है। बैकवर्ड तलवारबाजी प्रभुत्व, मौलिक हथियार अपने स्वामी को स्वीकार करता है।
झांग जी धधकती हवा की तलवार की ओर चला गया और तलवार के सामने खड़ा हो गया। गहरी सांस लेते हुए उसकी भावनाएं उमड़ रही थीं। मैं, झांग जी, एक अद्वितीय प्रतिभा हूं जिसने स्वर्ग और पृथ्वी पर अद्भुत घटनाएं प्रकट की हैं। आज इस प्रज्वलित पवन पीछा तलवार को प्राप्त करने के बाद मैं निश्चित रूप से इसका नाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध करूंगा। गुंजन। झांग जी ने अपनी उंगली को काटा और खून की एक बूंद उड़ा दी, जो बाहर निकलकर धधकती हवा की तलवार पर गिर गई। किसी प्राचीन हथियार पर दावा करने के लिए व्यक्ति को अपना खून उसके ब्लेड पर टपकाना पड़ता है। आदिम हथियार को रक्त के साथ मिश्रित करना, फिर उसे प्राण ऊर्जा से पोषित करना, हथियार की शक्ति को पूरी तरह से उन्मुक्त करने का एकमात्र तरीका है। हालांकि झांग जी का खून तलवार की धार पर गिर गया और धधकती हवा की तलवार द्वारा अवशोषित नहीं किया गया। यह एक तेल लगे कपड़े पर पानी की बूंदों की तरह लुढ़क गया, पिटे पैट जमीन पर गिर गया, एक ताज़ा लाल बेर के फूल की तरह फट गया। झांग जी की अभिव्यक्ति कठोर हो गई और झांग योन के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई। स्वामित्व का दावा करने में असफल। झांग जेड के माथे से ठंडे पसीने की एक बूंद गिरी। उसने इस अपशकुन पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और खून की एक और बूंद निचोड़ ली, फिर भी वह उसके सामने पड़ी तलवार में नहीं समाई। जमीन पर पड़े दो खूबसूरत खून के धब्बों को देखकर झांग जी हताशा से भर गया। सिकोंग नान ने गंभीरता से कहा, परिवार प्रमुख झांग, क्या आप निश्चित हैं कि इस प्राचीन हथियार का कोई मालिक नहीं है? झांग योन का चेहरा इतना उदास था मानो वह शोक मना रहा हो। ये निश्चित रूप से मालिकहीन है। सिकोंग नान ने भौहें चढ़ाईं और कहा, यह अजीब है। अगर यह मालिकहीन है तो तार्किक रूप से दावा विफल होना संभव नहीं होना चाहिए, जब तक कि क्या? झांग जी ने जल्दी से पूछा। सिकोंग नान ने झांग जे की ओर देखा और बोलने में झिझकने लगी। एल्डरयान ने शियाओई की ओर देखा और उदासीनता से कहा, जब तक कि इस आदिम हथियार को आपसे अधिक प्रतिभाशाली कोई व्यक्ति न मिल जाए जो इसका स्वामी बनने के लिए अधिक उपयुक्त हो। असंभव। झांग जी की आंखें तुरंत लाल हो गईं और एल्डरयान के प्रति अपनी श्रद्धा को नजरअंदाज करते हुए उसने उन्मादपूर्ण ढंग से घोषणा की, इसमें मुझसे ज्यादा प्रतिभा किसमें है? मैं वह अद्वितीय प्रतिभा हूं जिसने स्वर्ग और पृथ्वी के दर्शन कराए हैं। क्या यह मुझे पहचानने से इनकार करता है? क्या ये चेन ताओ को पहचानेगा, झाओ जियान को, या फॉन किंगजू को, इस कूड़े को जिसका दानतीय नष्ट हो गया है? जैसे ही ये शब्द बोले गए, झाओ जियान, चेन ताओ और अन्य लोगों के चेहरे तुरंत बेहद बदसूरत हो गए। फॉन किंगजू की आंखों में निराशा की छाया चमक उठी। वहां उपस्थित कोई भी व्यक्ति संभवतः धधकती हवा की तलवार की पहचान प्राप्त कर सकता था, सिवाय उसके। जैसा कि झांग जी ने कहा, उसने अपना मूल खो दिया था। वह एक अपन के अलावा कुछ भी नहीं रह गई थी। क्रिम्सन फ्लेम चेजिंग सोल स्वॉर्ड संभवतः उसे कैसे पसंद कर सकता है? लेकिन अभी इस क्षण टकराना। जियोई अचानक खड़ा हो गया, उसकी बर्फीली निगाहें झांग जे पर पड़ीं और उसकी ठंडी, नारकीय आवाज गूंज उठी। किंगजू से माफी मांगें, क्षमा मांगना। झांग जी आश्चर्यचकित रह गया, उसके चेहरे पर क्रूरता थोड़ी सी भी कम नहीं हुई। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम मुझे आदेश देने का भी साहस करते हो? जियोई। फैंग क्विंगजू चिंतित दिख रहा था। जियोई ने उसे आश्वस्त करने वाली मुस्कान दी, फिर ठंडेपन से झांग जी को घूरते हुए कहा, 3 सांसों के भीतर घुटने टेककर किंगजू से माफी मांगो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। हा, जियाओ यी, क्या तुम सचमुच अपने आप को इतना ऊंचा समझते हो? मेरी जान बख्श दो। झांग जी का चेहरा भारी उपहास से विकृत हो गया और वह बार बार व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या फॉन किंगजू कोई कचरा नहीं है? मैं ही वह अद्वितीय प्रतिभा हूं जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की अद्भुत घटनाओं को जन्म दिया है। अगर मैं तुम सबको कचरा कहूं तो तुम सब कचरा हो। झाओ जियान का चेहरा काला पड़ गया। झांग जी, भले ही आप एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी के दर्शन करा सकते हैं, फिर भी हमें इस तरह से छोटा करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना? चेन ताओ की अभिव्यक्ति भी अप्रसन्न थी, सिर्फ इसलिए कि आप हथियार से अपनी पहचान नहीं करवा सकते। क्या आपको इस प्रक्रिया में हम पर कदम रखना होगा? अगर मैं आदिम हथियार को खुद को पहचानने में सक्षम नहीं बना सकता तो आप सभी और भी कम सक्षम हैं। झांग जी की तिरस्कार भरी निगाहें सब पर घूम गईं, उसका चेहरा उपहास से ठंडा हो गया। मत कहो कि मैं तुम्हें धमका रहा हूं। अगर तुम में से कोई भी इस आदिम हथियार से तुम्हें पहचानवा सके तो मैं, झांग जी, सबके सामने घुटने टेक कर माफी मांग लूंगा। अगर नहीं तो अपना मुंह बंद करो। चेन ताओ और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा और अवाक रह गए। झांग जी ने जियाओई की ओर रुख किया, उसका चेहरा तिरस्कार से भरा हुआ था। तुम फॉन किंगजू के लिए खड़े होना चाहते हो तो बेहतर होगा कि तुम में ऐसा करने की क्षमता हो। इसके साथ ही झांग जी धधकती हवा की तलवार की ओर बढ़ गया। उसकी आंखें पागलपन से भर गईं। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि मैं एक साधारण आदिम हथियार को वश में नहीं कर सकता। गुंजन।
झांगजी का शरीर थोड़ा कांप उठा, उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा धधकती हवा की तलवार को बलपूर्वक परिष्कृत करने के इरादे से बढ़ रही थी। हालांकि जैसे ही उसका हाथ क्रिम्सन फ्लेम चेजिंग विंड स्वॉर्ड को छूने वाला था, रक्त रंग की लंबी तलवार अचानक तलवार क्यूई की एक चुभती हुई भिनभिनाहट के साथ फट गई, जिससे लकड़ी का बक्सा एक धमाके के साथ चकनाचूर हो गया। धधकती हवा की पीछा करने वाली तलवार रक्त लाल प्रकाश की एक लकीर में बदल गई और जियोई की ओर बढ़ गई। झनकार, तलवार की धार जमीन में धंस गई, तलवार की मूठ गूंजने लगी और कांपने लगी। क्या क्या हो रहा है? धधकती हवा की पीछा करने वाली तलवार जियाओई के पास क्यों भाग गई है? हर कोई हैरान था। एल्डरयान ने घुटन भरी आवाज निकाली और शियाओई के पहले के परिवर्तन को याद किया। उसके चेहरे पर एक जानकार भाव प्रकट हुआ। लॉर्ड सिकोन की अभिव्यक्ति चिंतनशील हो गई और एक क्षण बाद उनकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। क्या आदिम हथियार स्वेच्छा से अपने स्वामी को पहचान रहा है? ये कैसे संभव है? केवल वास्तव में आश्चर्यजनक और प्रतिभाशाली व्यक्ति ही आदिम हथियार को सहज रूप से उन्हें स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। जियोई, वह क्या ये हो सकता है कि जियाओई की प्रतिभा झांगजी से आगे निकल जाए? यह असंभव है। झांगजी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो स्वर्ग और पृथ्वी में दृश्य उत्पन्न करने में सक्षम है। सीटुकान के शब्दों ने झांगजे को पूरी तरह से पागल कर दिया। उसकी आंखें रक्त लाल थीं और वह उन्माद में चिल्लाया, असंभव! मैं वह अद्वितीय प्रतिभा हूं जो स्वर्ग और पृथ्वी के दर्शन कराता है। यदि मैं इसे वश में नहीं कर सकता तो तुम, एक निकम्मे कुत्ते, इसे कैसे संभालोगे? वाह! जियोई ने धीरे से अपना सिर हिलाया और हवा में धधकती पवन पीछा तलवार की ओर हाथ बढ़ाया। गुंजन, तलवार रक्त इंद्रधनुष में बदल गई और एक झटके में शियाओई की हथेली में आ गई। तलवार के झटके के साथ उसका हाथ ब्लेड को पकड़े हुए था, मानो वह आनंदित हो रहा हो। हाथ में धधकती पवन की पीछा करने वाली तलवार लिए जियाओई के शरीर के अंदर तलवार के इरादे के बीच से रक्त लाल रोशनी निकल रही थी। तलवार की धार पर रक्त के बादल मानो जीवंत हो उठे थे और चमकदार लाल रोशनी बिखेर रहे थे। क्या इसने सचमुच एक गुरु को पहचान लिया? अविश्वसनीय! तात्विक हथियार ने वास्तव में एक अद्वितीय प्रतिभा को त्याग दिया और एक बेकार दामाद को अपना स्वामी चुना। भीड़ के चेहरों पर आश्चर्य छा गया। अपने मुंह को थोड़ा ऊपर उठाते हुए जियोई की आंखें ठंडी थीं क्योंकि वह झांगजी को घूर रहा था। 3 सांसें बीत चुकी हैं। अगर आप घुटने टेककर किंगजू से माफी नहीं मांगते हैं तो मैं आपकी जान ले लूंगा। मैं तुम्हारे दादाजी के सामने घुटने टेक दूंगा। झांगजी ने गुस्से से दहाड़ते हुए अपने 5वें स्तर के क्यूई क्षेत्र की पूरी शक्ति को उन्मुक्त कर दिया। श्वा! झांगजी की लंबी तलवार उसकी कमर से उड़ गई। चांदी की धार गुस्से से जियाओई की ओर वार कर रही थी। उस वार के साथ 3 तलवारें निकलीं। चांदी की तलवार क्यूई की 3 धाराएं आगे की ओर गरजीं। गर्जनकारी त्रिस्तरीय प्रहार। तलवार वज्र के समान थी, एक वार 3 वार के बराबर। तीक्ष्ण तलवार क्यू ने जमीन को छूते हुए उसमें 3 क्रूर तलवार के निशान बना दिए, रेत और पत्थरों को उड़ा दिया, जिससे उसकी असाधारण शक्ति का प्रदर्शन हुआ। जियाओई शांति से खड़ा था, उसकी तलवार एक हाथ में थी और वह आगे की ओर वार कर रहा था। 1000 सैनिकों का सफाया। श्वा! उसके सामने रक्त रंग की तलवार क्यू फैली हुई थी। तलवार इरादे के बीच से वृद्धि के साथ इस तलवार की शक्ति में 30% की वृद्धि हुई। क्लैंग क्लैंग क्लैंग! धातु की कर्कश टक्कर के बीच चांदी की तलवार क्यूई पूरी तरह से चकनाचूर हो गई, जबकि रक्त के रंग की तलवार क्यूई पफट हो गई क्योंकि यह सीधे झांगजी की छाती में लगी। वाह! झांगजी लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ा और उसके मुंह से ताज़ा खून की एक बूंद निकली। उसकी पूरी छाती में एक खूनी घाव हो गया। जियाओई ने अपनी तलवार की नोक घुमाकर उसे झांग जेड के गले पर टिका दिया। रुकना! झांग योंग जल्दी से आगे बढ़ा और गंभीरता से जियाओई को देखते हुए बोला, जियाओ, चलो इस पर बात करते हैं, कृपया झांग जे को छोड़ दो। बोलने के बाद वह जल्दी से झांग जी की ओर मुड़ा। अब फोन किंगजू से माफी मांगो। झांग जी के पीले चेहरे पर गहरी अनिच्छा उभर आई, लेकिन मौत के खतरे के तहत उसके पास कोई विकल्प नहीं था। फैंग क्विंगजू, मुझे खेद है। उन 3 शब्दों ने उसे हताशा में अपनी जीभ काटने पर मजबूर कर दिया। उसे जाने दो, फोन किंगजू ने धीमी आवाज में कहा। जियोई ने थोड़ा सिर हिलाया, धधकती हवा वाली पीछा करने वाली तलवार को फेंका, जिसकी नोक जमीन में धंस गई। फोन किंगजू को ऊपर खींचा और जाने के लिए मुड़ा। चिंग! धधकती हवा की तलवार ने खुद को जमीन से मुक्त कर लिया और जियोई का पीछा करते हुए उसके सामने उतर गई। जियोई ने भौहें चढ़ाईं। चेहरे पर ईर्ष्या के भाव के साथ सिकोंगनान ने कहा, जियोई, इस तलवार ने तुम्हें चुना है। एक दुखी हृदय के साथ, तथापि यह जानते हुए कि धधकती हवा की तलवार को अब और नहीं रखा जा सकता, झांग योंग ने मुस्कुराते हुए कहा, जियो, चूंकि यह तलवार तुम्हारे पास रहने के लिए लिखी गई है, इसलिए हम इसे तुम्हें उपहार में देंगे। जियाओई की भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं। एल्डरयान आगे बढ़े और झांग योंग की ओर चांदी के नोटों का एक ढेर उछालते हुए बोले, ये रहे 10 लाख टेल के चांदी के नोट।
आज के बाद धधकती हवा की तलवार का तुम्हारे झांग परिवार से कोई लेना देना नहीं है। धन्यवाद एल्डर यान, झांग योंग ने बार बार कहा। एल्डर यान मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और सम्मानपूर्वक कहा, जियो, अब आप तलवार अपने साथ ले जा सकते हैं। ठीक है, अगर तुम मेरे पीछे आने पर अड़े हो तो चलो। जियोई ने अपना सिर हिलाया। धधकती हवा की तलवार गूंज उठी मानो जयकार कर रही हो, उछलकर जियोई के हाथ में आ गिरी। समूह दूर चला गया। सिकोंग नान ने आंखें सिकुड़ी और झांग योंग से विदा ली। प्रभु झांग, मुझे अन्य काम निपटाने हैं, पहले मैं विदा लूंगा। भगवान सिकोंग, आपने पहले जियाओजी को शिष्य के रूप में लेने का उल्लेख किया था, झांग योंग ने उत्सुकता से कहा। सिकोंग नान ने झांग जे की ओर देखा और चुपचाप अपना सिर हिलाया। हम इस मामले पर किसी और दिन चर्चा करेंगे। ये कहकर वह जियाओई के पीछे चला गया। ये सब खत्म हो गया है, हम पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। झांग योंग और उसका बेटा पूरी तरह से निराश थे। उन्होंने आशा की थी कि इस अवसर का लाभ उठाकर वे स्वर्ग तक पहुंच जाएंगे, लेकिन इसके बजाय वे जमीन पर गिर पड़े। उनकी उम्मीदों और वास्तविकता के बीच का अंतर किसी को भी निराशा की ओर ले जाने के लिए पर्याप्त था। जियोही, झांग जी की आंखें खून से लथपथ थीं। उस क्षण क्रोध ने उसकी बुद्धि को पूरी तरह से दबा दिया। इस दौरान झांग परिवार के पड़ोसी परिसर के द्वार पर एल्डर यान ने सम्मानपूर्वक कहा, जियो, अगर बैंगनी पैटर्न वाले रक्त अजगर के बारे में कोई खबर है तो मैं आपको तुरंत सूचित करूंगा। बहुत सराहना की। जियोई ने सिर हिलाया और फैंग क्विंगजू को वापस परिसर में ले गया। एल्डर यान लिन बिंगक्सिन के साथ गाड़ी में सवार हुए और दूर चले गए। उन्होंने यह नहीं देखा था कि सिकोंग नान ने यह सब देख लिया था। जब उसने दोनों आसन परिसरों को देखा तो उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। उसके मन में एक भयानक कल्पना पैदा हो गई। क्या ये हो सकता है कि जिसने स्वर्गीय घटना को अंजाम दिया वह झांग जी नहीं था, बल्कि जियाओ परिवार का तिरस्कृत दूसरा युवा स्वामी जियाओ ही था। पहली बार नानहुआंग में प्रवेश कर रहा है। सिकोंग नान अपने ही अनुमान से चौंक गया, लेकिन आगे सोचने पर उसे और अधिक विश्वास हो गया कि वह सही था। ये कि झांग जे की प्रतिभा को केवल साधारण ही माना जा सकता है, और जियोई की झांग जे को हराने की क्षमता, जो कि क्यूई गैदरिंग क्षेत्र की 5वीं परत पर था, जबकि वह केवल क्यूई गैदरिंग क्षेत्र की पहली परत पर था, और इस तरह की खगोलीय घटना को आरंभ करके युवान हथियार के साथ बंधन बनाने की क्षमता इस बात की 90% संभावना बनाती है कि वह असली गुरु है। इस विचार को ध्यान में रखते हुए सिकोंग नान को अचानक झांग परिवार के पिता और पुत्र के प्रति कुछ सहानुभूति महसूस हुई। भोज का आयोजन करके न केवल उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई, बल्कि उन्होंने एक युवान हथियार भी खो दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि यान मिंगली जियाओई का इतना सम्मान करती है। अगर कोई सिर्फ क्यूई गैदरिंग क्षेत्र में रहते हुए कोई दिव्य घटना घटित कर सकता है, तो ऐसी प्रतिभा निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ है। इस व्यक्ति को दुश्मन नहीं बनाना चाहिए, हमें इससे दोस्ती करनी होगी। सिकोंग नान ने मन बना लिया। वह 30 वर्षों से अधिक समय से नानहुआंग शहर में तैनात थे, लेकिन युद्ध में उनकी कोई उपलब्धि नहीं थी, जिसके कारण उनकी पदोन्नति की संभावनाएं बाधित हो गईं। अगर वह खुद किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति की रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी में सिफारिश कर सके तो ये बहुत बड़ी बात होगी। सिकोंग नान ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, फैंग परिवार के फैंग जिन की सिफारिश मैंने नहीं की थी, अगर वह रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी में शामिल भी हो गए तो भी मुझे कोई श्रेय नहीं मिलेगा। मुझे शियाओ यी की सिफारिश अकादमी में करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, लेकिन उससे पहले मुझे हमारे बीच के रिश्ते को मजबूत करना होगा। इस दौरान झांग परिवार की संपत्ति वीरान हो गई। झांग परिवार के पिता और पुत्र एक साथ इकट्ठे हुए। उनके चारों ओर अव्यवस्था फैली हुई थी। बर्तन बिखरे हुए थे, चीनी मिट्टी के फूलदान टूटे हुए थे और सजावटी फर्नीचर टूटा हुआ था। पिताजी, मैं कसम खाता हूं कि जब तक मैं बदला नहीं ले लूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। झांग जी की आंखें लाल हो गईं और उसने घृणा से अपने दांत पीस लिए। झांग योंग का चेहरा क्रूर था, लेकिन फिर भी उसमें विवेक की झलक थी। बदला? जियाओई का एल्डर यान के साथ घनिष्ठ संबंध है, और अगर उसे पता चल गया कि हम जियाओई को निशाना बना रहे हैं तो तुम एल्डर यान के क्रोध का सामना कैसे करोगे? क्या हमारा झांग परिवार ट्रेजर पवेलियन के प्रतिशोध का सामना कर सकता है? झांग जी ने ठंडे स्वर में कहा, जब तक हम कोई सबूत नहीं छोड़ते। तुम्हारी योजना क्या है? झांग योंग ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। जियाओई के प्रति उसकी नफरत झांग जी की तरह ही तीव्र थी। उस दिन फैंग परिवार में जियोई ने उसे, एक प्रसिद्ध कलेक्टर को, सबड्यूइंग टाइगर स्वॉर्ड स्क्रॉल के एक सेट के साथ शर्मिंदा किया था, और आज ही झांग परिवार में जियोई ने झांग जी को एक जोरदार थप्पड़ मारा और ब्लेजिंग विंड परस्यूट तलवार के साथ चला गया, जिसे उसने बड़ी मेहनत से हासिल किया था। इससे झांग परिवार और शियाओई के बीच जीवन मरण के झगड़े का माहौल बनना तय था। झांग जी की आंखें सिकुड़ गईं। एक ठंडी रोशनी चमक उठी। मेरे दुश्मन का दुश्मन एक दोस्त है। मैंने पहले ही फैंग परिवार के फैंग एओ और ब्लैक टाइगर गैंग के लिए बाओ से संपर्क करने के लिए किसी को भेज दिया है।
एकजुट होकर हम निश्चित रूप से किसी को पता चले बिना जियाओई का निपटारा कर सकते हैं। झांग योंग ने चेतावनी देते हुए कहा, ध्यान रखें कि कोई सबूत न छोड़ा जाए। झांग जी ने निर्णायक रूप से सिर हिलाया, उसकी आंखें क्रूरता से भरी थीं। जियाओई, तुम फांग किंगजू की इतनी परवाह करते हो, है ना? मैं तुम्हें तुरंत नहीं मारूंगा, मैं तुम्हारे सामने ही फांग किंगजू पर जबरदस्ती करूंगा, फिर तुम दोनों को पीसकर धूल में मिला दूंगा। एक की राख को रसातल में बिखेर दूंगा, दूसरे को उफनती नदियों में फेंक दूंगा, ये सुनिश्चित करते हुए कि मृत्यु के बाद भी तुम एक साथ नहीं हो सकते। के डॉट 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 डॉट। अलग आंगन के अंदर जियाओई अपनी साधना का अभ्यास कर रहा था। झांग परिवार के घर पर भोज हुए 2 दिन बीत चुके थे। उसकी साधना में काफी सुधार हुआ था, जिससे वह एकत्रित क्यूई क्षेत्र की दूसरी परत के और भी करीब आ गया था। भाई शियाओई, बिंगशिन तुम्हें ढूंढ रही है। बाहर से एक धीमी आवाज आई जो फैंग किंगजू की थी। उस दिन के बाद से झांग परिवार में उनके रिश्ते में काफी प्रगति हुई। यद्यपि उन्होंने अभी तक किसी निश्चित विषय पर चर्चा नहीं की थी, फिर भी एक दूसरे को संबोधित करने के उनके तरीके में नाटकीय परिवर्तन आ गया था। बिंगशिन मुझे ढूंढ रहा है। जियोई आश्चर्यचकित रह गया, फिर उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। क्या ये हो सकता है कि बैंगनी पैटर्न वाले रक्त अजगर के बारे में कोई खबर हो? बैंगनी पैटर्न वाले रक्त अजगर का मूल इस समय फॉन्ग किंगजू के डेंटियन को बदलने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री थी, और फॉन्ग जिन की वापसी की तारीख नजदीक आने के साथ जियोई के पास खोने के लिए समय नहीं था। मैं अभी बाहर आता हूँ। जियोई ने अपने कपड़े पहने और हॉल में पहुंचकर लिन बिंगक्सिन को देखकर पूछा, क्या बैंगनी पैटर्न वाले रक्त अजगर के बारे में कोई खबर मिली है? लिन बिंगक्सिन ने सिर हिलाया। शिक्षक ने इनाम घोषित किया है। कोई व्यक्ति अभी अभी एक सुराग लेकर ट्रेजर पवेलियन आया है और दावा कर रहा है कि उसने दक्षिणी उजाड़ पर्वत श्रृंखला में बैंगनी पैटर्न वाले रक्त अजगर के निशान देखे हैं। शिक्षक ने मुझे तुरंत आपको सूचित करने के लिए कहा है। उन्होंने मुझे ये भी बताया है कि वे ट्रेजर पवेलियन की पशु शिकारी टीम को आपकी सहायता के लिए तैनात कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं, मैं इस मामले को खुद ही संभाल सकता हूँ। जियाओई ने सिर हिलाकर मना कर दिया। उसे किसी का कर्जदार होना पसंद नहीं था। एक पल झिझकने के बाद उसने कहा, मेरी अनुपस्थिति में मुझे किंगजू की देखभाल के लिए तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। इसकी चिंता मत करो, मैं अभी किंगजू के साथ रहने आ सकती हूँ। लिन बिंगक्सिन ने कहा। वह और फॉन्ग किंगजू लंबे समय से एक दूसरे को बहने कहते थे और सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे। एक तरफ खड़े फॉन्ग किंगजू चिंतित दिखे। भाई शियाओई, बैंगनी पैटर्न वाले रक्त अजगर से आप क्या चाहते हैं? यह एक दूसरे दर्जे का उच्च स्तरीय रहस्यमय जानवर है, जिसकी युद्ध शक्ति क्यूई गैदरिंग क्षेत्र के शिखर के बराबर है। आप? जियाओई मुस्कुराए और बोली, चिंता मत करो, उस जानवर से निपटने के मेरे अपने तरीके हैं। बस घर पर आज्ञाकारी होकर मेरा इंतजार करो। जब मैं वापस आऊंगी तो मैं तुम्हें एक जबरदस्त सरप्राइज दूंगी। फॉन्ग किंगजू का दानतियन नष्ट हो चुका था और केवल दानतियन के स्थान पर एक पशु कोर को प्रत्यारोपित करने की तकनीक का उपयोग करके ही वह अपनी साधना फिर से शुरू कर सकती थी। फॉन्ग किंगजू की प्रतिभा को देखते हुए एक बार जब वह फिर से साधना कर सकेगी तो उसकी ताकत तेजी से बढ़ जाएगी। दक्षिणी उजाड़ क्षेत्र की यह यात्रा अवश्य ही थी। उसी रात जियोई ने अकेले ही नानहुआंग शहर छोड़ दिया। उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि उसके जाने के बाद उसके घर के सामने एक अंधेरे कोने से एक छायादार आकृति गायब हो गई। ब्लैक टाइगर गैंग। जियाओई दक्षिणी उजाड़ पर्वत श्रृंखला पर चला गया है। हा, सच में स्वर्ग मेरी मदद कर रहा है। फांगेओ, फांगहाओ और झांग जी को तुरंत बुलाओ। नहीं, पकड़े जाने से बचने के लिए उन्हें किंग्यान टॉवर पर मिलवाओ। अपने अधीनस्थों से रिपोर्ट सुनते हुए लेई बाओ ने अपने सामने खड़े व्यक्ति की ओर देखते हुए अपने चेहरे पर उत्साहपूर्ण भाव दिखाया। झाओशे और अन्य लोगों को सूचित करें कि वे जियोई पर कड़ी नज़र रखें और हर समय उसकी गतिविधियों की रिपोर्ट करें। हाँ, उपनेता। वह छायादार आकृति दृष्टि से ओझल हो गई। लेई बाओ का चेहरा गंभीर भाव से मुड़ गया, उसकी मुठ्ठियां कस गईं और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। जियाओई, दक्षिणी उजाड़ पर्वत श्रृंखला तुम्हारी कब्रगाह होगी। डॉट डॉट डॉट। दक्षिणी उजाड़ पर्वत श्रृंखला विशाल आदिम जंगल का हिस्सा है। इसका नाम दक्षिणी उजाड़ पर्वत श्रृंखला रखा गया है, जिसे 100,000 पर्वतों के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह असीम जंगल के दक्षिणी भाग के पास स्थित है। इस जगह पर रहस्यमयी जानवर बहुतायत में हैं और खतरा बेमिसाल है। इसे मानव जाति के लिए निषिद्ध क्षेत्र माना जाता है। फिर भी जहां दुर्भाग्य है वहां आशीर्वाद भी छिपा हो सकता है, और खतरनाक दक्षिणी उजाड़ पहाड़ों के बीच अनगिनत अवसर और खजाने छिपे हैं। उदाहरण के लिए नानहुआंग शहर के स्वामी सिकोंग नान को ही लीजिए। वह कभी शहर की रक्षा सेना में एक साधारण सैनिक था। दक्षिणी उजाड़ पर्वत श्रृंखला में ही उसे एक आत्मा फल मिला। उसे खाने के बाद उसकी साधना में बहुत उन्नति हुई और अब वह नानहुआंग शहर का सर्वोच्च गुरु बन गया है। ठीक इसी कारण से
नानहुआन के 5 शहरों के योद्धाओं के अलावा तियानकिंग साम्राज्य के विभिन्न स्थानों से कई मजबूत व्यक्ति भी परीक्षण और प्रशिक्षण के लिए दक्षिणी उजाड़ पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। जंगल के एक खुले मैदान में नारंगी लाल रंग की एक अलाव धधक रही थी। एक रहस्यमयी जानवर की जांघ आग पर रखी थी, जो चर्बी की चटकती बूंदों के साथ सुनहरे भूरे रंग में भून रही थी, जिससे भूख और बढ़ गई। अलाव के सामने बैठा शाओई पालथी मारकर प्रकृति के साथ तालमेल बिठा रहा था। अचानक झाड़ियों से एक तीर चुपचाप उसकी ओर चला।